हेलो। नहीं तो कर दी ना मैंने पहले ही, आप जब आए थे तभी कर दी थी। 8+18 दोनों Z0 नहीं है, बोर्ड नहीं है। ठीक है भाई। तो विभिन्न जो रूप है जीवन में उसी को हम क्या कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। बात क्लियर है सबको? तो जीवन के विविध रूप, आगे बात समझो। और जो जिस आवाज से उपस्थित है बताइए उसके लिए क्या है, पर्यावरणीय रूप से अनुकूलित है या नहीं है? यस और नो? आगे बात समझ लो। अब ध्यान सुनना, सामान्य मानव को विश्वास करना कठिन है। अब ये कठिन फटीक छोड़ो, आप तो सीधा ध्यान रखो। चींटियों की कितनी? 20,000 से अधिक। अधिक या कम ये जरूर ध्यान रखना। चींटियों की कितनी? 20,000 से अधिक। बीटल की जो है 3 लाख से अधिक। मछलियों की जो है 28,000 से अधिक। देखो संभव अधिक अधिक है। और ऑर्किड्स की कितनी भाई? लगभग 20,000। आगे बात समझ में? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो भाई, चींटियों की और ऑर्किड्स की जो है वो 20,000। अब वो अधिक ही मान लो आप तो ठीक, लेकिन हकीकत में क्या लिखा हुआ, वो लकीर के फकीर वाली बात हो गई। यहाँ पे लगभग करा हुआ है, यहाँ पे चींटियों में अधिक। ठीक है, क्लियर है क्या? बीटल्स की 3 लाख से अधिक। ठीक है, क्लियर। और मछलियों के 28,000 से अधिक। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो आया ना? तो चींटी और ऑर्किड, ठीक है, क्लियर है क्या? तो 20,000। अब चींटी में ध्यान रख लेना, 20,000 से अधिक। ठीक, फिर बाद में आता है भाई, क्या नाम है आपका? मछली। ठीक, 30,000 से अधिक। आ गए वो 28,000 से अधिक। 28,000 से अधिक। आ गई बात समझिए। और एक आपका आता है बीटल्स। ठीक, क्लियर है क्या? तो बीटल की कितनी? 3 लाख से अधिक। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो चींटी और ऑर्किड जो है 20,000, और चींटी की 20,000 से अधिक और ऑर्किड की 20,000 से लगभग। इसी डेटा फोकस करना। मछलियों के 28,000 से अधिक। मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन मत लो, 2-4 बार रिपीट करेंगे, याद होगा। और बीटल्स की जो है 3 लाख से अधिक। कोई दिक्कत किसी को? अब जैव विविधता शब्द जो दिया था, बताइए शब्द किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने कतई नहीं दिया। मैंने लिखा है लिविंग वर्ल्ड शब्द बायोडायवर्सिटी गिवन बाय वॉल्टर जी रासन। आ गई बात समझ में? तो शब्द बायोडायवर्सिटी जो है वो वॉल्टर जी रासन ने दिया है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं, एक सामाजिक जीव वैज्ञानिक है, यानी सोशियो बायोलॉजिस्ट। आ गई बात समझ में? तो एडवर्ड विल्सन क्या है? सोशियो बायोलॉजिस्ट है। कोई दिक्कत किसी को? सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, ठीक है, क्लियर। उन्होंने क्या करा, जैव विविधता को अलग अलग स्तरों पे समझाने की कोशिश करी। यानी जैव विविधता सब तो किसने दिया? वॉल्टर जी रासन ने दिया। ठीक, डब्ल्यू जी रासन। लेकिन जैव विविधता को जीवों के विभिन्न स्तरों पे समझाने का जो प्रयास किया, वो एक सामाजिक जीव विज्ञानी थे, सोशियो बायोलॉजिस्ट, और उनका नाम था एडवर्ड विल्सन। आ गई बात समझ? तो एडवर्ड विल्सन ने क्या करा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बताओ उनसे क्या मिलकर बने हुए? विभिन्न प्रकार के एलिमेंट। विभिन्न प्रकार के एलिमेंट से बताइए जैव अणु मिलकर बने हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियस। बताइए जैव अणुओं पे भिन्नता है नहीं? तो जैव अणु विशिष्ट से व्यवस्थित होकर बना रहे। कोशिका में व्यवस्थित होकर बना रहे। कोशिका, बताओ कोशिका स्तर पर विविधता आ रही है नहीं आ रही? कोशिकाओं का स्तर विविधता है नहीं। कोशिका मिलकर ऊतक बना रही है, अलग अलग प्रकार के ऊतक जो है अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं। बताओ ऊतकों के स्तर पर भिन्नता, अंगों के स्तर पर भिन्नता, अंग तंत्र स्तर पर भिन्नता। फिर बताइए जीवों के स्तर पर भिन्नता है नहीं है। फिर जैव समुदाय, बताओ। फिर परितंत्रों के स्तर पर, बोलो है ना? तो बायोम के स्तर पर भिन्नता। यस और नो? तो इन्होंने, सामाजिक जीव विज्ञानी एडवर्ड विल्सन, इन्होंने जैव विविधता शब्द को लोकप्रिय बनाया। लोकप्रिय का मतलब ये थोड़ी प्रचार करा। अरे इन्होंने क्या करा कि इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिए, इसको समझाने की कोशिश करी हर स्तर पर। देखो, जिन्होंने कोशिकाओं में बृहद अणुओं से लेकर जीन, स्पीसीज, परितंत्र, जीवोम तथा जैव संगठन के सभी स्तरों पर संयोजित
विविधता को वर्णित करने में इसका प्रयोग किया। बात क्लियर सबको? तो जैव विविधता सब तो दिया था वॉल्टर थीरासन ने, लेकिन सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन जो है उन्होंने समस्त स्तरों पर जैव विविधता को समझाने का प्रयास किया। ठीक क्लियर? अब बात आओ भाई आनुवांशिक विविधता। बताओ जितनी विभिन्न जीव है, जीव का मतलब जातियां, ठीक है? अब जीव जो बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है? जातियां। तो बताओ इस प्रकृति में जितने विभिन्न जीव, बताओ आनुवांशिक स्तर पर भिन्नता है नहीं सूचना, तभी तो अलग अलग प्रकार संरचनाएं दर्शा रहे। और तो और बताइए एक ही जाति के सदस्यों में भी आनुवांशिक भिन्नता है नहीं। अरे हम एक ही जाति के सदस्य हैं 46 से, लेकिन बताइए फिर भी हमारे अंदर आनुवांशिक सूचना में भिन्नता है नहीं। बोला है ना? बहुत सारे जो जीन उनके युग्म विकल्पियों में क्या होती है? भिन्नता मिलती है नहीं। बोला है ना? आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक स्तर पर कोई जाति अपने विकिरण क्षेत्र में बताओ बहुत अधिक विविधता प्रदर्शित कर सकती है नहीं कर सकती? बोलो है ना? करते ही है ना। दूसरा बताइए, हम तो चलो ठीक, लेकिन दूसरा मुझे बताओ जितना भी आप पूरे विश्व के मानव लोग बताइए, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले मानवों में अलग अलग प्रकार के युग्म विकल्प ज्यादा, कहीं किसी क्षेत्र के मानवों में अलग प्रकार युग्म विकल्प अपना प्रभाव दर्शा रहे, कहीं अलग। जैसे आप देख रहे हो ना, यूरोप में रहने वालों में कुछ अलग, फिर बाद में वेस्ट इंडीज में रहने वाले अलग, नाइजीरिया, इंडिया, चाइना, बोलो है ना? इसमें संरचनाएं भी इनकी अलग अलग सी होती है नहीं होती है? तो अलग अलग वितरण क्षेत्र, क्योंकि जैसे आवास है, जैसे अनुकूलन, और उसी प्रकार की जो चयन हुआ वो ही बार बार बढ़ते चले गए। तो बताइए भिन्नता आ रही है नहीं आ रही? बोलो है ना? तो इसका आशा आनुवांशिक विविधता सभी जीवों में निहित आनुवांशिक सूचना विविधताओं की मां है। सही बात है। क्या है? एक प्रजाति में आनुवांशिक विविधता बताइए। एलील समस्त जीनों और गुणसूत्रीय संरचनाओं में अंतरों में हो सकती है। कोई दिक्कत किसी को? एलील्स पता है ना? आनुवांशिक विविधता किसी समष्टि को इसके पर्यावरण तथा पर्यावरण घटित होने वाले परिवर्तनों प्रति अनुकूलन बनाने में समर्थ बनाती है नहीं बनाती? सही बात है भाई। जो लक्षण चयन हो रहे हैं जिस भी आवास में रह रहे हैं, इसका मतलब बताइए लक्षण किसके कारण है? जीनों के कारण। बोलो है ना? तो अगर किसी आवास में कुछ लक्षण चयन हुआ तो इसका मतलब कि भाई वहाँ के आवास के प्रति वही अनुकूलन है या नहीं? बोलो है ना? तुम्हारी त्वचा में तो हमें तो बहुत ज्यादा मिलेनिन नहीं पाया जाता वेस्ट इंडीज की तुलना में। तुम्हारे बाल तो मक्खी वाले नहीं है, तुम्हारे लंबे लंबे मक्खी वाले हो जाए तो भारी हो जाए नहीं हो जाए? क्योंकि जैसे तुम जिस आवाज में रह रहे हो वहाँ पे ज्यादातर जैसे लोग वैसा ही आप अपने आप को देखना पसंद करते हो। आ गई बात समझ में? तो बताइए कौन सी विविधता जो है वो जीव को आवास के प्रति अनुकूलन विकसित होने में? अरे भैया सीधी सी बात है, जीनोम परिवर्तन होगा तभी तो लक्षण में होंगे, और जैसे लक्षण होंगे वैसा ही अनुकूलन आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा। आनुवांशिक विविधता किसी भी समष्टि को इसके पर्यावरण के प्रति अनुकूलन में समर्थ बनाती है। अब ध्यान सुनना, एक पादप है भाई रोवोल्फिया वोमिटेरिया, औषधीय पौधा है। ठीक है? क्लियर है क्या? कहाँ पे मिलता है भाई? ये हिमालय क्षेत्र में मिलता है। आगरी बात है हिमालय, औषधीय पौधा रोवोल्फिया वोमिटेरिया, और इससे जो रसायन होता है रेसरपाइन। बात क्लियर है सबको? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ निम्न में से, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा हिमालय है, निम्न में से कौन सा पौधा हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है? अब आप गौमुत्र कौन सा सर, नीम, पीपल, रोवोल्फिया ऐसे करके देते, आप बहुत सा नीम पीपल भी लिख सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, रोवोल्फिया लिखा हुआ, रोवोल्फिया वोमिटेरिया। बताइए निम्न में से कौन सा औषधीय पादप है? तो आपको पता होना चाहिए रोवोल्फिया। बताइए रेसरपाइन किससे मिलता है? रोवोल्फिया वोमिटेरिया। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, प्लीज रखने में ना दें। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? दूसरा बताइए पारिस्थितिकी प्रयोग। बताओ इकोटाइप, इकोटाइप किसके कारण बनते हैं? बताइए भाई। इकोटाइप जो बनते हैं वो जो विविधता कारण तो बनते हैं। बताओ विभिन्न प्रकार के जो ब्लड ग्रुप जीनोटाइप्स है, तो वो एक तरीके से इकोटाइप ही तो हुए हमारे। बोलो है ना? जैसे आई ए वाले एक इकोटाइप हो गए, जितने भी आई बी वाले एक इकोटाइप। बोलो है ना? जाति उद्भवन में बताइए भाई आनुवांशिक विविधता की जाति उद्भवन समझ गए? नई जाति निर्माण। बोलो है ना? जाति उद्भवन का मतलब स्पेशिएशन, स्पेशिएशन तो पता है ना? अब स्पेशिएशन में बताइए भाई वही आनुवांशिक विविधता की भूमिका है नहीं? अरे कोई भी नई जाति का निर्माण होता है, बताइए क्यों होता है? क्योंकि कुछ जो आनुवांशिक भिन्नता है वो इकट्ठी होती जाती है, धीरे धीरे क्या होती है एक नई जाति का निर्माण हो जाता है। बोलो है ना? थ्योरेटिकल है ना, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? अच्छा भारत में बताइए
चावल बताओ ये अलग अलग किस्में होती है क्या, आनुवंशिक स्तर पर भिन्नता होती है नहीं? तो भारत में आनुवंशिक रूप से भिन्न चावल की कितनी 50,000 से अधिक है, 50,000 नहीं 50,000 से अधिक। और आम की जो है ना लगभग 10,000। अब 10,000 से कम या ज्यादा नहीं है, कितनी अधिक है, 10,000 से अधिक। इंग्लिश में केवल 10,000 है, हजार है तो हजार है तो वो 1,000 सॉरी 10,000 आ रहा है, 1,000 ठीक है, 1,000 ही लिखा हुआ है, 1,000 से अधिक नहीं। खैर कोई बात नहीं। तो भारत में बताइए चावल की कितनी हुई? 50,000 से अधिक। और आम की कितनी? 1,000 से अधिक। बात क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर है सबको? यस और नो? ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब पहले हम बात कर लेते हैं, सुनो है ना, नीचे मत देखना। जातीय विविधता क्या होती है बताइए भाई? किसी विविधता, कोई भी आवास है, जितनी ज्यादा भिन्न प्रकार की जातीय समष्टि होगी उतना ज्यादा जो विविधता होगी नहीं होगी। आगे बात समझ लो। जैसे सपोज करो ये दो आवास है ए और बी, तो बताओ यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे देखो बताओ जाति विविधता किसमें ज्यादा है? ये एबीसीडी जातियों दर्शाइए, दूसरे में ज्यादा है या नहीं? तो जितनी ज्यादा बताइए भिन्न जातियां होगी किसी आवास में, उतनी ज्यादा जैव विविधता होगी नहीं होगी। तो जातीय विविधता किसका परिणाम है? जातीय विविधता स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस, यानी जातीय प्रचुरता और जातीय एक रूपता। ठीक है, क्लियर? जाति प्रचुरता मतलब क्या बताइए? जितनी ज्यादा विभिन्न जातियां होंगी उतना ही ज्यादा बताओ जो विविधता होगी नहीं। जातीय एक रूपता क्या है? मैं आपको अंदर की बात बता दूं, किसी भी आवास में जो विभिन्न जातियां वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। यस और नो? सपोज करो हर्बीवोर शाकाहारी तो ज्यादा है और पादप कम है, तो मामला खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सपोज करो मांसाहारी ज्यादा है शाकाहारी कम है, तो फिर मामला खराब हो जाएगा नहीं? तो सबसे ज्यादा पादप होने चाहिए, फिर उनकी तुलना में क्या होनी चाहिए? पादप जो जंतु है शाकाहारी वो कम होने चाहिए, फिर मांसाहारी जंतु उनसे कम होने चाहिए। तो सब एक दूसरे प्रोपोर्शन में होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बोलो। तो ये जो एक दूसरे प्रोपोर्शन की बात है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे कहीं आपको लिखा रहेगा कि भाई सभी जातियां लगभग समान संख्या में होनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा आप किताबी लैंग्वेज समझना, लेकिन अंदर की बात ये है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो सब एक दूसरे प्रोपोर्शन में होगी, तो बताओ जातीय विविधता मेंटेन रहेगी नहीं रहेगी? आ गई बात समझ में? लेकिन जातीय एकरूपता का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह पे जाके कि सब जातियां लगभग समान संख्या होनी चाहिए, तो समान संख्या किताबी लैंग्वेज ध्यान रखो, लेकिन अंदर की बात ये। मुझे एक बार बताओ, शेर पे ज्यादा खतरा, टाइगर पे ज्यादा खतरा, पैंथर पे ज्यादा खतरा, या सबका समान खतरा? लगभग समान खतरा है नहीं? सबका समान ही, मतलब सबके संरक्षण की जरूरत है नहीं, और संरक्षण किया जा रहा नहीं है। तो बताओ ये सब एक ही वन से सम्मिलित है या नहीं? यस सर। तो मैंने आपको बताया था वर्गक, वर्गक का मतलब विशिष्ट नाम। ठीक है, टैक्सॉन बोलो है ना? यस सर। तो बताओ जैसे पैंथेरा एक वर्गक है, टैक्सॉन बताओ पूरा का पूरा ही पैंथेरा वर्गक समान रूप से बताइए विलुप्ति के कगार पे घोषित हो रखा नहीं हो रहा? यस सर। चीता तो खत्म हो ही गया बिल्कुल, वो रोटेट डब्बे वाला जो आता था ना स्पोर्टेड, चीता कहाँ मिलता? भारत में नहीं मिलता, अपने भारत में मिलता, अफ्रीका वगैरह में। आ गई बात समझ में? क्लियर है सबको? दूसरा आज भी अखबार में आई कि जहाँ जहाँ कैमरे नहीं लगे हुए वहाँ पे टाइगर गायब हो गए। 10 साल में 30 टाइगर गायब हो चुके हैं, आज तक कोई पता नहीं कहाँ गायब हो रहे हैं। कोई थोड़ी है, शिकार हो रहा है। आ गई बात समझ? और जहाँ कैमरे नहीं है वहाँ पे सब मिली भगत से होता है, ऐसे कोई नहीं होता है या नहीं? वहाँ कैमरे नहीं है, कर लेना शिकार, ठीक? ऐसे कैसे हो जाएगा? आ गई बात समझ में? चलो तो देखिएगा, क्षेत्र में एक क्षेत्र में जातीय विविधता उदाहरण ले, ध्यान सुनना भाई। वेस्टर्न घाट जो है ना वहाँ पे उभयचरों की सर्वाधिक जातीय विविधता पाई जाती है। आप तो काहे पूर्वी घाट की तुलना वेस्ट पश्चिमी घाट, आप तो सीधा जा रहे हो ना, पश्चिमी घाट पर उभयचर बोलो आया ना? तो पश्चिमी घाटों पे उभयचरों की
अधिक जैव विविधता पाई जाती है। बात क्लियर है सबको? तो आपसे सीधा सीधा पूछेगा, बताओ उभयचरों की जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी घाटों पर। बात क्लियर है सबको? यस और नो? अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई। देखो, चींटियों की तो जो है वो 20,000 से अधिक, ऑर्किड की लगभग 20,000, 20,000, मछलियों के 28,000 से अधिक, और बीटल्स 3 लाख। 3 लाख से अधिक। देन एडवर्ड विल्सन सोशियोबायोलॉजिस्ट है, उन्होंने जैव विविधता शब्द का विभिन्न स्तरों पर उपयोग करके समझाने की कोशिश करी। कोई भी नई जाति का विकास हो रहा है उसके लिए बताइए कौन आनुवंशिक विविधता हो सकता है? आनुवंशिक विभिन्नता। तो जो है आपके क्या नाम है, इकोटाइप्स के निर्माण के लिए जो आनुवंशिक विविधता हो सकता है। चावल की कितनी भाई? 50,000 से 50,000 से अधिक। और आम की 1,000 से 1,000 अधिक। ठीक है, क्लियर? यस सर। हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला औषधीय पौधा कौन सा? रोगोल्फिया बोबिफिया। कौन सा केमिकल? रेसरपेंट। उभयचरों की जातीय विविधता कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी। जातीय विविधता किसका परिणाम है? क्वेश्चन पूछा था। जातीय प्रचुरता और जातीय एकरूपता। बात क्लियर है सबको? यानी जातीय प्रचुरता बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस, और जातीय एकरूपता बोलते हैं स्पीसीज इवननेस। कोई दिक्कत किसी को? आ गई बात समझ में? तो जाति प्रचुरता क्या है बताइए भाई? विशिष्ट क्षेत्रों पर उपस्थित विभिन्न जातियों की संख्या। जैसे मैंने एक और 2 आवास बनाए तो बताओ दूसरे आवास में जातीय विविधता ज्यादा थी। जातीय एकरूपता क्या? देखो भाई, जातीय न्याय संगतता, वही स्पीसीज इवन है। विभिन्न जातियों की एक दूसरे के रूप में आनुपातिक संख्या। बताओ ये सही बात है या नहीं? ये तो सही बात लिख दी कतई, लेकिन आगे जाके फिर दोबारा गड़बड़ कर रहा है। यहाँ तक ये बात सही है। बताओ जातीय एकरूपता क्या है? कि एक दूसरे के रूप में आनुपातिक संख्या, प्रोपोर्शनेट संख्या, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ। देखो आगे पढ़ो। वे समुदाय जिनमें जातियों की संख्या लगभग समान संख्या द्वारा बढ़ जाती है एक रूप तक। आगे ना गड़बड़ कर दी ना इसने, कर दी ना गड़बड़ इसने आगे जाके। एक लाइन तो सही लगी लेकिन दूसरी लाइन गड़बड़ कर दी। तो अब वे समुदाय जिसमें जातियों की संख्या लगभग समान हो, तो दोनों में से कुछ भी आ जाए, दोनों ही बात सही है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या है भाई? आनुपातिक संख्या द बेस्ट है। आ गई बात समझ में? द बेस्ट कौन सा आंसर होगा? लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी लिखा हुआ है तो दोनों, फिर वो सही है। लेकिन दोनों आ जाए, एक सेलेक्ट करना है तो फिर क्या करोगे? अनुपात। बात क्लियर सबको? अन्य जिनमें एक से अधिक जातियां दूसरों की अपेक्षा अधिक होती है, बताइए वो समुदाय प्रभावितता विषमरूपता दर्शाते हैं। बोलो आया ना? तो समुदाय प्रभावितता विषमरूपता क्या होती है भाई? वे समुदाय जहाँ पे कोई 1-2 जातियां तो बहुत ज्यादा है और अन्य जातियां कम है। ठीक, तो बताओ जातीय विषमरूपता या प्रभावितता कहीं हो? बताओ अधिकतम वर्गीय विविधता कहाँ पाई जाती है? जहाँ वर्गीय रूप से भिन्न जातियों की समान प्रचुरता होती है। बोलो आया ना? तो अधिकतम वर्गीय विविधता, वर्गीय विविधता समझ गए? जैसे बताओ जंगल में क्या है? हिरन भी है, गाय भी है, भैंस भी है। बताओ ये सब अलग अलग वर्गीय समूह है या नहीं है? बोलो आया ना? खरगोश भी है। ठीक, क्लियर है? विभिन्न प्रकार के आम के, नीम के, पीपल के, अन्य पेड़ के, तो वर्गीय विविधता है या नहीं? यस तो सर। नीम के आम के पेड़ होते तो मामला क्या होता? वर्गीय विविधता होती क्या? नो सर। आ गई बात समझ में? तो ज्यादातर अधिकतम वर्गीय विविधता कहाँ पाई जाएगी? जहाँ अलग अलग वर्गों से संबंधित जातियां जितनी ज्यादा होगी वहाँ पे उतनी ज्यादा बताओ वर्गीय विविधता होगी नहीं होगी? बोलो आया ना? कोई दिक्कत? अरे सिंपल सी बात है ना। तो सर्वाधिक जाति उभयचर जाति विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट। ठीक, जातीय विविधता किसका परिणाम है बताइए? स्पीसीज इवननेस और स्पीसीज रिचनेस जो है वो विभिन्न जातियां, इवननेस प्रोपोर्शनेट संख्या, और अधिकतम वर्गीय विविधता क्या होगी? जहाँ अलग अलग वर्गों से संबंधित जितनी अधिक जातियां होगी उतना ही ज्यादा वर्गीय विविधता होगी। सिंपल बात है। पारिस्थितिकीय विविधता, तो पारिस्थितिकीय विविधता देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे बताओ कोई भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र बताओ, वहाँ पे जितने ज्यादा विभिन्न प्रकार के परितंत्र होंगे उतना ही ज्यादा बताइए वहाँ पे क्या होगी? पारिस्थितिकीय विविधता होगी नहीं होगी? जैसे कोई एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है और उस भौगोलिक क्षेत्र सपोज करो 4 ही परितंत्र है, 4 भिन्न प्रकार के, और एक भौगोलिक क्षेत्र उसमें 5 भिन्न प्रकार के, और एक है उसमें 6, तो बताओ कहाँ पे ज्यादा पारिस्थितिक विविधता होगी? 6 वाले। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ये जो एक समुदाय यानी एक परितंत्र में जितना भी जैव विविधता होगी बताओ उस परितंत्र में क्या कहेंगे? हम उसको जैव समुदाय कहेंगे नहीं कहेंगे? यस सर। बोलो आया ना?
एक समुदाय की जो विविधता होती है उसको बोलते हैं हम अल्फा विविधता। एक समुदाय या फिर एक इकोसिस्टम। बात क्लियर है सबको? एक परितंत्र या एक समुदाय की जो विविधता होगी उसको हम क्या कहेंगे? अल्फा विविधता। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। तो डाइवर्सिटी ऑफ वन कम्युनिटी या डाइवर्सिटी ऑफ वन इकोसिस्टम इज नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी पता है क्या होती है? दो समुदाय, दो परितंत्रों की जो डाइवर्सिटी है उसको हम क्या कहेंगे? बीटा। आगे बात समझ में क्लियर है क्या सबको? दो समुदाय या दो परितंत्रों की जो जैव विविधता होगी सम्मिलित रूप से उसको हम क्या कहेंगे? बीटा। और बताइए लैंडस्केप समझ गए क्या? लैंडस्केप में उपस्थित विभिन्न परितंत्रों के जैव समुदायों सम्मिलित विविधता। बात क्लियर है सबको? वो क्या होगी? गामा विविधता। कोई दिक्कत है? नहीं ना? आ गई बात समझ में? तो सीधी सी बात है, ध्यान रखना भाई, एक विशिष्ट एक समुदाय या एक परितंत्र की जो विविधता पाते कहते हैं अल्फा। दो विभिन्न परितंत्र है, दो जैव समुदाय की विविधता और सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? बीटा। और पूरे लैंडस्केप लेवल पे जो विभिन्न इको सिस्टम होंगे और विभिन्न जैव समुदाय होंगे उनकी जो जैव विविधता सम्मिलित रूप से उसको कहेंगे हम गामा डाइवर्सिटी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। देन पृथ्वी पर तथा भारत में कितनी जातियां? तो देखो भाई IUCN आपने पढ़ा था भाई, बोलो आया। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, IUCN का दूसरा नाम जो है वो ये भी है। IUCN का दूसरा नाम WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? अच्छा, 2004 रिपोर्ट के अनुसार बताइए भाई, 2004 रिपोर्ट, क्योंकि हम 2004 वाला ही डेटा पढ़ते हैं, कितनी जो विविधता? 1.7 to 1.8 मिलियन। बोलो आया ना? 1.7 to 1.8 मिलियन। आ गई बात समझ में? अब 1.7 to 1.8 मिलियन में देखें तो बताओ पादपों की ज्यादा, जंतुओं की ज्यादा? जंतुओं की ज्यादा है ना, पादपों की कहाँ से होगी? जंतु जो है 1.25 मिलियन। ये क्योंकि वैज्ञानिक आधार से अध्ययन करेंगे, तुक्के तो जाने कौन कितने लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। और पादपों की जो है वो कितनी है? 0.5 मिलियन। यानी मैं आपको बता दूँ 78% के करीब तो एनर्जी जंतु होती है। आ गई बात समझ में? और पादपों की जो है लगभग 22% के करीब है। और अब जंतुओं में भी अगर देखें तो सबसे बड़ा जो है 0.75 मिलियन। और अन्य जंतु जो है उनके 0.5 मिलियन। तो अगर देखा जाए तो बताओ सर्वाधिक विविधता किसके? जंतुओं की। क्यों? क्योंकि बताइए जंतु जो है वो पहले से ही प्रिडिक्शन हो जाता है, नहीं हो जाता है, और स्थान छोड़ने में सक्षम है। पादप स्थान नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो जिस आवास के में अनुकूलित है वो वही रहे। लेकिन जंतुओं में क्या होता है? अनुकूलन बहुत तीव्र दर से विकसित होते हैं और
पहले से भी क्या कर लेते हैं, इनको आवाज हो जाता है भाई परिवर्तन आने वाला। आगे बात है। और जंतुओं में भी सर्वाधिक किस्में कीटों की, अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा जो फाइलम है ऑर्थोपोडा। आर्थ्रोपोडा है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूँ एक अंदाज के हिसाब से तो बताइए, अगर 100 जंतुओं में से देखा जाए तो 70 तो कीट है, बोलो आया ना। यस सर। जो आज की डेट में ज्ञात जो विविधता जंतुओं तो उनमें से 10 कीटों में से 7, वो 10 जंतुओं में से 7 क्या है कीट, या 100 जंतुओं में से 70 क्या है कीट और 30 अन्य जंतु, बोलो आया ना। IUCN के अनुसार बात क्लियर है सबको, लिख लिया आपने। यस तो पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जातियां कितनी है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004, जो वास्तव में जो अध्ययन की गई है, अंदाज तो जाने कितना हो सकता है, अब तक वर्णित की गई पादप जंतु जातियों की संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है 1.7 to 1.8 मिलियन नहीं लिखा, इन्होंने क्या लिखा है 1.5 मिलियन से कुछ अधिक। तो आप समझ जाओगे भाई कुछ अधिक कितनी है, Yes, ठीक है, sir. क्लियर है क्या, आ गई बात समझ में। IUCN के अनुसार अब तक जो वर्णित पादप जंतुओं की जो जातियां हैं वो कितनी 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। अच्छा अब साहब कीटों ये सूक्ष्म जीवों की तो है ही नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। एक तो उनके हम आकार के अध्ययन बड़े मुश्किल से कर सकते हैं, दूसरी बात अगर हम उनमें रासायनिक लेवल पे देखा जाए तो बताइए बहुत ज़्यादा विभिन्नता दर्शाएंगे। जैसे आप बताओ वो जो था R सेकेंड एस्टर, आगे बात समझ, तो इसलिए इनका अध्ययन करना बहुत आसान नहीं है। और अगर हम ये सब देखें तो बहुत ज़्यादा जो विविधता हो जाएगी तो मुश्किल है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि तुरंत ही बहुत परिवर्तन होते हैं, कुछ भी चैन दर्शा देते हैं तो हम पादप जंतु। लेकिन इस बारे में हमारे पास पर हाथ नहीं है कि कुल अभी तक कितनी जातियाँ पहुँचे जाना बाकी है, बात क्लियर सबको। अब लोग बात क्या करते हैं, ध्यान सुनना, कोई वैज्ञानिक है, सपोज करो किसी ने शीतोष्ण क्षेत्र के कोई विशिष्ट कोई सपोज करो 10 हेक्टेयर भाग का अध्ययन करके देखिए कि भाई इतनी जैव विविधता मिलती है, ठीक है, पर हेक्टेयर, आ गई बात है। अब उसने अंदाज लगा दिया कि अच्छा शीतोष्ण में अध्ययन करा कि भाई शीतोष्ण के 1 हेक्टेयर में इतने है, तो बताओ शीतोष्ण कितने भूभाग पर फैले हुए कितने, तो भैया ने मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे में थोड़ी अध्ययन करने जाएगा, बोलो आया ना। ऐसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सपोज करो 1 हेक्टेयर में कितनी जो विविधता है इतनी, तो बताओ पूरे विश्व में कितना फैले हुए, इतना मल्टीप्लाई कर दिया। और उनका अंतर देख के भी अंदाज लगा लेते हैं। जैसे किसी ने सपोज करो 1 हेक्टेयर शीतोष्ण का करा और 1 हेक्टेयर जो है किसका कर लिया उष्ण कटिबंधीय, तो उससे तुलना करके कि अच्छा उष्ण कटिबंधीय में इतनी थी और शीतोष्ण में इतनी है, तो भाई अब तुलनात्मक कितने गुना ज्यादा है भाई, तो उष्ण कटिबंधीय में इतना ज्यादा है, लो भाई उससे हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरे का अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, बात क्लियर है सबको। तो देखो जातियों का अनुमान बहुत अंतरयुक्त है, जातियों के अनुमान बहुत अंतरयुक्त साइंस हो, जातियों का अनुमान बहुत अंतरयुक्त, उनमें से अनेक केवल शैक्षिक अनुमान ही है, यानी एक अंदाज है। उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की जातीय समझता है तुलना करते हुए वैज्ञानिक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जातियों की संख्या आकलित करते हैं। जैसे सपोज करो उष्ण कटिबंधीय में क्या कर लिया, जातियों की संख्या उनको कर ली। अनेक वर्गीय की समूहों के लिए उष्ण कटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण क्षेत्रों की जातियां अधिक पूर्ण। अब ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ भी नहीं, थ्योरेटिकल। कीटों के लिए कीटों के अध्ययन के लिए बताओ ये वही शीतोष्ण जाति संबद्धता के आधार पर अंदाज मैंने बता दिया आपको। एक जगह अध्ययन करा और उससे तुलना करके दूसरे क्षेत्र में अच्छा इतना फैला हुआ मल्टीप्लाई, अंदाजा कुछ भी नहीं है। काम की बात क्लियर है सबको, ये हकीकत। अब आपको क्या मतलब है, ये यहाँ तक तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इसको, काम की बात ही नहीं, पढ़ोगे तो रहोगे फिर। तो और क्या, रॉबर्ट में का अंदाज, क्योंकि भैया ये रॉबर्ट में का डेटा लिखा हुआ है इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। रॉबर्ट में का डेटा यहाँ पे नहीं होता ना, हम पता ही नहीं पढ़ते इसको। तो रॉबर्ट में ने एक अंदाज दिया कि भैया कितनी जो विविधता है, तो भैया मेरे हिसाब से तो 7 मिलियन होनी चाहिए। देखो आपने रूढ़िवादी आगे ना बात समझ। तो रॉबर्ट में के अनुसार लगभग 7 मिलियन अनुपातिक अनुमान होता है, ठीक है, क्लियर है क्या। ये क्वेश्चन आया भी है शायद पिछले साल आया, उससे पिछले साल 2020 में, कि रॉबर्ट में के अनुसार बताइए कितनी जो विविधता, तो भैया 7 मिलियन है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। वर्तमान में उपलब्ध जातियों के बारे में कुछ रोचक पहलू, तो देखो भाई ध्यान सुनना, यही मैंने आपको बता दिया
तो 70% से अधिक तो बताइए जंतु ही है या नहीं है? 70 में क्या 78% के करीब और 22% क्या पादप। और जंतुओं में बताइए किसकी जो विविधता है? कीटों की ज्यादा है। ठीक है, 10 में से 7 क्या किए? ये तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। तो जातियों जंतु जातियों की संख्या बताइए 70% से अधिक है या नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? पादप जो है बताइए कुल संख्या का कितना भाई? लगभग 22%। जंतुओं में बताओ कीट सबसे समृद्ध वर्गी के समूह है नहीं? तो जंतुओं में सर्वाधिक वर्गी समृद्ध वर्गी के समूह ऐसे लिखते हैं। अब आप तो थोड़ा चुप हो जाओ, जबकि आप ये बात तो जानते हो कि जंतुओं में सर्वाधिक जो विविधता किसकी है? कीटों की। लेकिन हमें थोड़ा सा ऐसे लिख दिया सबसे समृद्ध वर्गी के समूह कौन है? आप थोड़ा चुप हो। अरे किस बात की यार कैसे पहले वो बात कुल मिला के बात क्या कर रहा है कि सर्वाधिक जो विविधता किसकी है? कीटों की। सर्दी तो नहीं लग रही है? लगे तो बोल देना, ठीक है। आगे बात समझ बताइए कुल का कितना? लगभग 70% है या नहीं? यानी हर 10 में से 7 क्या है बताइए? ठीक। अच्छा अब मुझे बताओ भाई मछलियों की कितनी थी? 28,000 से अधिक। चींटियों की कितनी? 20,000 से अधिक। और कितनी? लगभग 20,000। और बीटल्स की 3 लाख। तो देखो विश्व में जो कवक की जातियों की संख्या ना, कवक पता है कितने हैं? देखो कवक जातियां 72,000, मछलियाँ 28,000। अब आगे बात है। और इंग्लिश में आपको बताऊंगा ना तो वहाँ पे अधिक अधिक नहीं लिखा हो, वहाँ पे 28,000 20,000 यही लिखा हो। हकीकत ये आगे बात सुन। तो देखो भाई कवक जातियाँ कितनी? 72,000। तो कवक की जो जातीय विविधता है ना वो किस किस के टोटल से ज्यादा है? मछली, उभयचर, सरिसृप, स्तनीय के कुल जो टोटल है ना उससे ज्यादा किसकी है? कवक की। बात क्लियर है सबको? आ गई बात समझ में? बोलो है। तो मछलियों की कितनी? 28,000। उभयचर की कितनी? 4780 और 780। सरिसृप 7150 और स्तनी 4650। आ गई बात समझ? जातियों की कुल सम्मिलित संख्या से अधिक है। यानी कहने का मतलब है अगर मैं बात करूं कवक, तो कवक की जो जातीय विविधता है वो मछली प्लस उभयचर, आप तो शायद देखोगे ही है ना, प्लस रेप्टाइल प्लस स्तनी, इनके कुल टोटल से भी ज्यादा है। आ गई बात समझ में? तो कवक की जातीय विविधता बताइए किस किस के कुल टोटल से ज्यादा? मछली और फिर बाद में एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स। ठीक। कवकों की है 72,000, मछलियों की 28,000। ठीक। फिर बाद में आपकी आती है किसकी भाई? उभयचर 4780, रेप्टाइल 7150 और स्तनी 4650। क्लियर है सबको? कोई बात नहीं, हम लिख लिख के याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो देखो भाई कवक की जो है वो तो है 72,000। ठीक। मछलियों की 28,000। देन फिर बाद में उभयचर 4780 प्लस रेप्टाइल 7150 और स्तनी जो है वो 46। कोई दिक्कत है किसी को? याद हो जाएगा? बोलो आया ना? अब ध्यान से सुनना, ये चित्र उठा के दे देता है आपको, एनसीईआरटी में भी हो गए। सुन लो पहले बात, ये चित्र उठा देता है, यहाँ पे सब मिटा देगा, ABCD लिखेगा। अब आप सोच रहे क्या दिक्कत है? कीट बने हुए ना, इनको पहचान लूंगा ना, ये भी हटा देता है, वो होशियार है। इनको हटा देगा मछली कुछलियों को। ठीक है, ऐसे लिखेगा। तो अब सीधी सी बात ध्यान रखना, एकशेरुकी, ये सारे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। आ गई बात समझ में? तो इसमें क्या करता है एकशेरुकी? देखो भाई सबसे बड़ा ग्रुप तो कौन सा? इंसेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है क्या? फिर ये मोलस्क, बोलो आया ना? यस सर। ये क्रस्टेशियंस और अन्य कीट। आ गई बात समझ में? तो देखो सबसे ज्यादा कौन है भाई? इंसेक्ट, ये मोलस्क, क्रस्टेशियन और अन्य प्राणी। तो आप इसमें ऐसे ध्यान रख लो ना, IMC। पहले सबसे बड़ा कौन है? इंसेक्ट। ठीक है, चित्र वित्र में कुछ नहीं दिखेंगे। आगे बात, फिर मोलस्क, फिर क्रस्टेशियन और अदर। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ध्यान सुनना, बताइए एक तरफ जो है वो मछलियाँ हैं, एक तरफ क्या है? मछली। क्योंकि बताओ उभयचर, सरिसृप, स्तनी वगैरह इनसे ज्यादा है नहीं। तो एक तरफ तो है मछलियाँ, नीचे चलो बताओ एनिमल जगत पढ़ा था नहीं पढ़ा? चैप्टर सबसे पहले बताओ क्या पढ़े थे? एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बाद में एप्स,
और फिर मैमल्स। बोलो आया ना? इसी क्रम में पढ़े थे ना? एक तरफ तो मछली हो गई, दूसरे अब बताइए उभयचर, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। कोई दिक्कत किसी को? याद हो गया ये भी कहानी? तो देखो जो एकसेरुकी वाला है उसमें तो आईएमसी, जो पूरा बड़ा जो ग्रुप है वो इंसेक्ट का, भी मोलस्क और क्रस्टेशियन और अदर। दूसरा कशेरुकी में एक तरफ मछली, अब नीचे चलना एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। क्योंकि जो आपने जिस क्रम में एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा था उस क्रम में आपको ध्यान रखना। एक तरफ मछली हटा दो और फिर बाद में और होगा। अच्छा पादपों में देखो ये कवक वगैरह सब पादपों में सम्मिलित किए गए। आप क्या सोच रहे हो चित्र देखेंगे तो सर हम तो ऐसे लगा देंगे, नाक कटेंगे। एक तरफ कवक है, एक तरफ एंजियोस्पर्म। बात क्लियर सबको? बोलो यार। अब ध्यान सुनना कवक। अब देखो मोसेस और फन। मोसेस यानी जो आपके ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। बात क्लियर है सबको? यस और नो? अब आप कहोगे सर जिम्नोस्पर्म नहीं है, तो आप ये फर्न आदि कराना, उसी में जिम्नोस्पर्म आ गए। ठीक है, क्लियर है क्या? तो एक तरफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और आदि। आदि का मतलब यही है, जिम्नोस्पर्म इसी में रावत नहीं। अच्छा नीचे की तरफ देखो, ऊपर की तरफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म का मामला। ठीक है, क्लियर है क्या? भाई कवक लिख दिया और फिर बताओ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और आदि जो लिखा हुआ, आदि में ही जिम्नोस्पर्म घुसा हुआ है। सही बात ये। और फिर आवर्त की आ गई। अच्छा नीचे की तरफ देखो, कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। तो कवक और फिर नीचे की तरफ क्या? शैवाल, और कवक शैवाल मिलकर लाइकेन। ऐसे याद कर लोगे नहीं कर लोगे? बोलो हाँ। क्लियर है सबको? कोई समस्या नहीं ना? अब बात आती है, बताइए अगर हम बात करें तो देखो प्रोकैरियोट्स की संख्या प्रदान नहीं करते। ठीक है बेटा, जीव वैज्ञानिक इस बारे में निश्चित नहीं कर सके हैं कि प्रोकैरियोट जातियों की संख्या कितनी है। क्यों भाई? उसका कारण क्या है? वर्गीकरण करने की पारंपरिक विधियाँ सूक्ष्म जीव जातियों की पहचान, उनकी विशेषताएं स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त। कुछ जातियां तो क्या है, संवर्धन माध्यम में ही कल्चर नहीं कर सकते, जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री। दोनों आए ना? माइकोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ रोग जनक। कुष्ठ रोग जो जनक है वो क्या कर सकते हैं? उसको संवर्धन माध्यम से हम नहीं कर सकते। आगे बात समझ में क्लियर है सबको? यस और नो? कोई दिक्कत? और भी बहुत सारे कारण। अच्छा भारत में जैव विविधता देखो, यदि प्रोकैरियोट जैव जाति भेदेंगे जैव रासायनिक आणविक मानक अपनाया जाए, मैंने कह रहा था ना आपसे, तो इनकी विविधता क्या होगी? बहुत सारी लाखों में पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच। आगे बात समझ में? थोड़ा मुश्किल काम है। भारत में जैव विविधता की बात करते हैं। जैव भौगोलिक मतलब बायो जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, तो ध्यान से सुनना भाई। भारत जो है, भारत में जो विविधता स्टार मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें डेटा जो दिया हुआ पूछेगा आपसे। भारत में जो विविधता, भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया भैया? 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। विश्व का, भारत में विश्व का केवल कितना? 24% ना, 2.4% भूभाग है। बात क्लियर है सबको? तो पूरे विश्व का केवल 2.4% ही भूभाग है। बात क्लियर है सबको? दूसरा अगर हम देखें तो पूरे विश्व की कितनी जैव विविधता है? वैश्विक जातीय विविधता वैश्विक जातीय विविधता का 1.1% है। ठीक है, क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? तो सीधी सी बात है, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया भैया? 10। पहली बात, पूरे जो भूभाग है विश्व का, उस पूरे विश्व के भूभाग का कितना परसेंट है इंडिया में? 2.4%। पूरे विश्व की जैव विविधता का कितना परसेंट है? 8.1। बात क्लियर है सबको? आ गई बात समझ? अब ध्यान से सुनना, टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, यानी महा जैव विविधता दर्शाने वाले जो है, सर्वाधिक जैव विविधता दर्शाने वाले 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है। ठीक है, क्लियर है क्या? पहले नंबर पर हम तुम्हें बता दूं, देखो भैया, तो पहले वाले का ध्यान रखो, आखिरी वाले का भुगिए का ध्यान रखो। तो पहले पे तो आता है ब्राजील, लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया,
भारत हमारा 8वें नंबर पे है। यस सर। भारत का जो दुश्मन कंट्री है वो भी तो दुश्मन के घर की भी तो पता रखनी चाहिए। पाकिस्तान। तो चाइना जो है वो 10वें पे है। ठीक है, क्लियर है। तो इससे काम चल जाएगा और कहाँ ज़्यादा फालतू ध्यान रखने की जरूरत है। तो भारत विश्व के 12 महाविविध देशों में से एक है। बात क्लियर है सबको? और बताओ कौन सा नंबर है? 8वां। 8, 8वां नंबर है। बात क्लियर है सबको? तो 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन से डिवाइड किया गया। रॉबर्ट में पूरे विश्व के भूगोल जो भूभाग है उसका 2.4%। विश्व की जैव विविधता का 8.1% जो निवास है वो भारत में करती है। 12 महाविविध देशों में से एक भारत भी है और 8वें नंबर पे आता है जैव विविधता के मामले। दूसरा, पादपों की कितनी लगभग 45,000 जातियाँ और दुगने से अधिक जो है वो जंतु जातियाँ। तो बताओ दुगने से अधिक जंतु जातियाँ, तो अब सीधी सी बात है भाई, लगभग 1 लाख यानी 90,000 से अधिक, यानी लगभग 1 लाख से अधिक। बोलो आया ना? तो कभी कभी डेटा आ जाता है आपको, ये तो लिखा ही नहीं था। अरे बावले भाई, ये तो लिखा था कि 45,000 से अधिक और उससे दुगने से अधिक, तो यानी 1 लाख के अधिक तो होगी ना। यस सर। अब तुम कहो 45 का सर 90 से अधिक कहो ना, तो वो भी हो सकता है। 1 लाख से अधिक भी लिख सकता है, क्या दिक्कत है उसमें? ऐसा डेटा मिलेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब चलो ये तो हो गई, लेकिन जैसे अब साहब है ना, जैसे राजा महाराजा होते थे तो बताऊँ कि बढ़ाई गाड़े वाले होते थे, तो छोटा सा काम करा लेकिन बढ़ाई ज़्यादा है ना। ठीक है, क्लियर है। और बड़े खुश होते थे, मनी मन करके होते। आज भी जैसे अपने साथ वाले होते हैं और उसकी सपोर्ट में थोड़ी सी बढ़ाई करता है, वो ऐसा रहता है बिल्कुल, है ना। और वैसे एक नियम करना चाहिए, दिन में डेली 3 लोगों की जरूर बढ़ाई करनी चाहिए। किसी की बुराई मत करो लेकिन बढ़ाई जरूर करो, क्योंकि सामने वाले से देखना आपके संबंध बहुत अच्छे बने। Yes, ठीक है, sir. कोई कहा है मुझको चापलूस नहीं करनी, बढ़ाई करो। केवल बढ़ाई करनी। इससे आपको भी सुकून मिलेगा, सामने वाले को सुकून मिलेगा ही मिलेगा। तो दिन में 3 लोगों की जरूर बढ़ाई करनी चाहिए। आप भी आप करते तो हैं। महान हो। बाकी आगे बात है। तो रॉबर्ट में का डेटा, अब देखो हकीकत में रॉबर्ट में ने तो एक सुर्री तो छोड़ी और क्या है, अगर देखा जाए तो उस सुर्री में कोई दम है नहीं। यस सर। 7 मिलियन मैं कह दूँ, अरे ना 51 मिलियन, तो वो सुर्री छोड़ना होगी। Yes, वो sir. जाएगा, हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए उसको याद करनी पड़ती है हमें बिना मतलब की। तो अब उसके चक्कर में उसने जो सुर्री छोड़ रखी है वो दिखती, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा वो डेटा हो गया हमारे पास। तो कह रहे अगर सपोज कर 45,000, तो भाई ठीक है। तो ये IUCN के अकॉर्डिंग है कि IUCN जो अध्ययन कर रहा है 45,000 से अधिक पादपों की और लगभग 45,000 मतलब उससे दुगने से अधिक है वो संख्या। लेकिन रॉबर्ट में का अनुमान लगाओ ना, रॉबर्ट में तो कह रहा 7 मिलियन है। तो इसका मतलब रॉबर्ट में के अनुमान से अगर तुलना करें तो 1.5 मिलियन से अधिक, यानी अब लगभग 22% की पहुंच हुई है। तो इसका मतलब अगर रॉबर्ट में ने जो बात कही अगर सही सिद्ध हो जाए, तो इसको मतलब भारत में कितनी होनी चाहिए फिर? भारत में भैया 1 लाख के करीब, 1 लाख से अधिक तो पादप और 3 लाख से अधिक दिन। बिना मतलब बात है यानी बिना मतलब आफत खड़ी होगी, नहीं होगी। आगे रॉबर्ट में की बात सही सिद्ध हो, अरे नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वैसे ही जो है विविधता खत्म होती जा रही है। बोलो आया ना? तो लेकिन अब तो मजबूरी तो हमारी पड़ी गई। तो यदि हम मे के अनुमान को स्वीकार करें, अब ये बड़ी आफत है भाई, ये याद करना पड़ेगा। मे के अनुमान बताइए, मे के अनुमान के अनुसार बताओ अभी तक कितनी जैव विविधता पहुंची गई है? तो अभी आफत हो गई नहीं होगी? तो आपको रखना है, बताइए केवल कितनी 22% को अभिलेखित किया गया है, नहीं किया गया। और भारत की विविधता के संदर्भ में अगर ये आंकड़ा हम लागू करते हैं कि अच्छा मतलब 22% है, तो फिर बाद में बताइए 1 लाख पादप जातियाँ और 3 लाख जंतु जातियाँ पौधों को वर्णित करनी जानी से, ऐसा मतलब भारत में वो मामला है। रॉबर्ट में क्या फिर तो है जिसमें ऊंची ज्यादा फेंकी उसकी पकड़ो ना। वास्तविकता भाई किसी की जेब में सपोज और 100 रुपए बात सही, पर योग अगर तेरे जेब में 1 लाख होते जाओ उसको कल्पना में ले जाओ फिर। अरे हकीकत में देखिए जेब में 100 रुपए हैं, आप पता क्या करना है। आगे बात समझिए, कल्पना करवाती बिना मतलब यहाँ पे दया नहीं है, और जहाँ जहाँ कल्पना होती है वहाँ दुख जरूर होता है। वास्तविकता में संभव है नहीं, है या नहीं? इमेजिनेशन तो करना हमारे घर की खेती है, कितना ही कर लो और कुछ भी कर लो, किसी भी स्तर तक पहुँच जाओ।
है ना कि मैं तो ये बन गया कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। अच्छा, अब इसमें मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, उसमें क्या सब अपने अपने हिसाब से देख लिया। क्योंकि सोच का लेवल सीमित है ना, ना सोच का लेवल सीमित है, क्षेत्र सीमित है। सब अपने अपने हिसाब सोच रहे हैं। मुकेश अंबानी अलग ही सोचे वाले, तुम आज की डेट में अलग ही सोच रहे, नहीं सोच रहे। चमक देख के लग रहा है। तो भैया भारत जो है उसको 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया। कुल भूभाग का वैश्विक कुल भूभाग का 2.4% है और बायोडाइवर्सिटी 8.1% है। 12 मेल डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक 8 नंबर पे है। 45,000 से अधिक या लगभग 45,000 पादप जातियां और उससे दुगने से अधिक है जंतु जातियां। रोबोट में क्या अगर अनुमान लगाए तो अभी तक केवल 22% ही होती है। तो अब वही अगर भारत में अप्लाई करते तो 1 लाख पादप जातियां, 3 लाख जंतु जातियां होती जानी अभी से है। ठीक क्लियर है क्या? लेकिन हकीकत बताऊं आपको, प्रकृति का दोहन इतनी तेजी से हो रहा है कि बहुत सारी जातियां तो खोजे जाने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब है, अगर हम पूरी प्रकृति को एक लाइब्रेरी माने, जैसे एक लाइब्रेरी होती है उसमें किताबें होती हैं, तो अगर पूरी प्रकृति को हम एक लाइब्रेरी से तुलना करें और उसमें जो उपस्थित जैसे लाइब्रेरी में किताबें होती हैं उनसे हम तुलना करें किसकी जातियों की, भाई जातियां जो है इसकी पुस्तकें, तो इस प्रकृति की जो ये प्रकृति रूपी जो लाइब्रेरी है इसकी बहुत सारी पुस्तकों के तो नाम पता चलने से पहले ही क्या हो जाएंगी, वो पुस्तकें खत्म हो चुकी होंगी। बात क्लियर है क्या सबको? बोलो आया ना। तो हालांकि प्रजातियों की बड़ी संख्या ऐसी जिसे खोजा जाना अभी शेष है, लेकिन वो हमारे द्वारा खोज जाने पहले से ही लुप्त हो जाने के संकट का सामना कर रही है। प्रकृति के जैविक पुस्तकालय में संग्रहित समस्त पुस्तकों के हमारे द्वारा शीर्षक लिखे जाने से पहले ही ये नष्ट हो रहा है। ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? प्रकृति एक पुस्तकालय है और अगर इसकी जो जातियां है वो क्या है, इसकी पुस्तक है, तो उनके नाम भी पता चलेंगे ना, उससे पहले तो क्या हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएगी। आगे बात है जैव विविधता के प्रतिरूप। मैंने आपको कहा था जिस दिन मैंने इकोलॉजी स्टार्ट करी थी, मैंने पहले दिन कुछ बातें लिखवाई थी। मैंने कहा था ये एंड तक चैप्टर्स में काम में आएगी। ठीक, तो मैं आपसे अगर सीधा सा पूछता बताओ, अक्षांश और दक्षांश समझाने क्या क्या, सीधी सी बात है, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड। लैटिट्यूड वो इक्वेटर से पोल्स, बताओ जैसे जाएंगे जैव विविधता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बोलो। दूसरा बताइए, अगर हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, बताओ, जैव विविधता कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं घटेगी? अरे इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ती है ना, कम होती है, घटती है नहीं घटती है? और ऐसे सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो विविधता घटेगी नहीं घटेगी? क्योंकि पादप वगैरह कम होते जाएंगे नहीं होते। आगे बात समझ, वही कहानी। अच्छा, मैंने आपसे एक बात और कही थी, इक्वेटर के 0 डिग्री तो 20 डिग्री लगभग नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ जो है ट्रॉपिकल रीजन है, लगभग 40 डिग्री। मैंने आपसे कहा था कि मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग है, इससे काम चल जाएगा। ठीक, देखो आज वही बात आ रही है। क्या सब जगह एक समान है क्या? नहीं सर, समान है। अपेक्षाकृत बताइए, समान वितरण दर्शाती है नहीं, क्यों अलग अलग क्षेत्रों में अलग हो। अच्छा, विविधता के रोचक प्रतिरूप मिलते हैं, जैसे अक्षांशीय, ऊंचाई, भौगोलिक स्थलाकृतियां, आज का प्रवणता। इनमें से अक्षांशीय प्रवणता बताइए विविधता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या नहीं? वही मैं आपसे कह रहा था ना, अक्षांशीय प्रवणता, इक्वेटर टू पोल। कोई दिक्कत किसी को? अक्षांशीय प्रवणता बताइए लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। जैसे जैसे बताइए हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, बताइए जैव विविधता घटती जाएगी नहीं घटती जाएगी? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता घटेगी। इसका मतलब बताइए आर्कटिक क्षेत्र में जैव विविधता सबसे कम होगी और ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा होगी नहीं होगी? जो ट्रॉपिकल जो कहा गया है, देखो 25.5 नॉर्थ, 25.5 और सॉरी 23.5 जो है वो नॉर्थ और 23.5 साउथ। सबने कर दिए साइन? अरे और भी है, सबने कर दिए क्या? अधिकता कैसे होती है? ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? तो ये आपको ये डेटा वेटा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा पूछा नहीं जाएगा।
मैंने आपको लगभग पीसीपी वाला ऐसा पजल का कॉन्सेप्ट बताया, आप उसके हिसाब से ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है? तो सीधी सी बात है, बताइए इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं जैविकता घटेगी नहीं घटेगी, बोलो आया ना? यस सर। देन इम्पोर्टेंट, सारे डेटा इम्पोर्टेंट है भाई। तो अब देखो भाई ध्यान से सुनिए, कोलंबिया बताइए क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या नहीं, पहले तो बताओ। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट ही तो होगा। यस सर। भूमध्य रेखा दूर होगा क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा भी नहीं। तो कोलंबिया में पक्षियों की जो जातियां हैं लगभग 1400। न्यूयॉर्क जो है, आपको ये 41 डिग्री वगैरह ध्यान नहीं रखना, मैंने कहा था लगभग 40 डिग्री ऊपर जाएंगे शीतोष्ण आ जाएगा। यस सर। बताओ न्यूयॉर्क जो है अमेरिका वगैरह, बताओ शीतोष्ण में आता नहीं आता है? लगभग पक्षियों की 105 जाती है। और ग्रीनलैंड जो है बताइए किस में आता है? आर्कटिक क्षेत्र में आता नहीं आता? लगभग 56। बोला है। पहले तो मुझे बताइए कोलंबिया जो है वो कौन से क्षेत्र का कंट्री है? उष्णकटिबंधीय। ट्रॉपिकल रीजन। न्यूयॉर्क या अमेरिका कौन से क्षेत्र में आता है? शीतोष्ण। और बताइए जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पे आता है? आर्कटिक क्षेत्र में। पहली बात है क्लियर होगी। अब पक्षियों की जाति सुन लो भाई, 1400 तो कोलंबिया में, 105 और इसमें न्यूयॉर्क में, और 56 जो है वो ग्रीनलैंड में। याद हो गई सब? भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यहाँ पे 1200 जातियां हैं। आ गई बात समझ में? यस सर। बोलो आया ना? तो देखो भाई कोलंबिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, 1400 पक्षी जातियां। न्यूयॉर्क जो है वो शीतोष्ण है, 105। ग्रीनलैंड आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव पे है, कितने भाई? 56। और भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय। बताओ भाई। अच्छा एक सुनो, अब सपोज करो एक तो उष्णकटिबंधीय वर्षा बने 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर सपोज करो शीतोष्ण बने, ठीक है क्लियर? तो जो संवहनीय पादपों जातियों की संख्या जो है ना, लगभग क्योंकि 10 गुना अधिक होती है किसमें? शीतोष्ण नहीं, इनमें उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय में ज्यादा होगी ना। तो अगर समान भौगोल, सपोज करो समान चौड़ाई के अगर हम शीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय की तुलना करें तो बताइए कितनी जो पादप विविधता में अंतर आएगा? तो शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय में संवहनीय पादपों की जाति विविधता 10 गुना अधिक। ये इक्वाडोर याद करने की जरूरत है। उष्णकटिबंधीय वन में, उष्णकटिबंधीय वनों में जातियों की संख्या बताइए किसी शीतोष्ण क्षेत्र जैसे अमेरिका के, बिना मतलब बात है, शीतोष्ण क्षेत्र समान क्षेत्र में वन की तुलना। वैसे इक्वाडोर कौन से रीजन में आता है? उष्णकटिबंधीय, अमेरिका शीतोष्ण। ज्यादा बोल नहीं तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र के वनों को अगर समान क्षेत्रों कंपेयर करें, बताइए किसमें संवहनीय पादपों की विविधता ज्यादा होगी? और कितने गुना होगी? 10 गुना। बात क्लियर सबको? दूसरा ध्यान सुनना, अमेजनी वर्षावन कहाँ, बताइए अमेजनी वर्षावन कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और किसमें? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका? दक्षिण अमेरिका। ध्यान रखने वाली बात, सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। बात क्लियर है सबको? तो सबसे पहले तो मैं आपसे, अमेजन नदी वही है, दक्षिणी अमेरिका में ही है। दक्षिणी अमेरिका ही का महाद्वीप है, यूएसए नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उष्णकटिबंधीय अमेजनी वर्षावन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका? सर्वाधिक जैव विविधता वाले जो क्षेत्र पृथ्वी पर बताइए कौन से हैं? अमेजनी वर्षावन। बात क्लियर है सबको? यस और नो? कोई समस्या नहीं ना? आगे बात समझ में? तो फिर दोबारा बोल रहा हूँ, बताइए कोलंबिया उष्णकटिबंधीय बने, 1400 पक्षी जाती है, ठीक है। न्यूयॉर्क जो है वो कितनी है? न्यूयॉर्क शीतोष्ण 105, और ग्रीनलैंड आर्कटिक, ठीक है क्लियर है? और कितनी? 56। भारत जो है 1200 की अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन है या नहीं है? ठीक है। और ये क्या नाम है, अगर समान उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण वनों कंपेयर करें तो 10 गुना से अधिक। 10 गुना से अधिक।
अमेजनी वर्षावन उष्णकटिबंधीय अमेजनी वर्षावन कहाँ पे है भाई? दक्षिण अमेरिका में। और सर्वाधिक जैव विविधता वाले हैं, बोलो आए ना। यस सर। आपको ये डेटा भी याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। आ गई बात समझ में? ये रहा है, ये रहा। तो दोनों तरफ सितारे लगा दिए, याद कर लेना। कोई बात नहीं, मैं याद करवाता हूँ। पादप जातियाँ जो है 40,000 से अधिक है। आ गई बात समझ में? प्लांट्स कितना भाई? 40,000 से अधिक। आ गई बात समझ? पक्षी जो है बर्ड्स वो है 13,000 बर्ड्स कितनी है? 1300। फिर बाद में बात आती है भाई रेप्टाइल्स। 373। रेप्टाइल जो है वो है आपका 378, जबकि एम्फीबियन और मैमल्स माँ 427। मैमल्स और रेप्टाइल्स वो एम्फीबियन 427। माँ 327 है। 427। ओके। और एकसेरू की जो है वो 1,25,000 से अधिक। 1.25 लाख से अधिक। आ गई बात समझ? तो पहले तो हम ये डेटा याद कर लेते हैं। प्लांट जो है 40,000 से ज़्यादा है। पक्षी जो है बर्ड्स वो 1300 है। रेप्टाइल्स 427 है। 427। रेप्टाइल 378 है। और मैमल्स और एम्फीबियन जो है वो 427। 427 है। ठीक है, क्लियर है? आई बात है। और जो एकसेरू की वो 1.25 लाख से ज़्यादा। 378। ठीक, क्लियर? दोबारा एक बार देखो भाई, प्लीज बंद करो इसको, बंद करो क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट है यार। क्वेश्चन पूछ जाएगा एनसीईआरटी की वन। तो अमेजनी वर्षावन जो है वो जो दक्षिणी अमेरिका में है। अमेजनी वर्षावन कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका। और वहाँ पर अगर आपसे पूछे तो बताओ भाई अमेजनी वर्षावन में सर्वाधिक जो विविधता वाले क्षेत्र है, बताओ पादप जातियाँ कितनी? 40,000 से अधिक। पक्षी जो है वो 1300। आगे बात रेप्टाइल 378, माँ 427, यानी मैमल्स की भी 427 और एम्फीबियन। और जो आपके ये क्या नाम है एकसेरू की 1.25 लाख से अधिक। याद हो गए? यस सर। पादप 40,000 से अधिक। अच्छा बताओ एकसेरू कितनी? 1.25 लाख से अधिक। 1.25 लाख से अधिक। अच्छा पक्षी कितने? 1300। 1300। अच्छा यार एम्फीबियंस 427। अच्छा रेप्टाइल 378। 378। अच्छा मैमल्स कितने? 427। 900। याद हो गया ना? कॉन्फिडेंस आ गया। कोलंबिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 1400। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन 56। न्यूयॉर्क जो है वो टेम्परेट रीजन 105। 10। इंडिया का मोस्ट ऑफ पार्ट ट्रॉपिकल है ट्रॉपिकल रीजन है 1200। 1200। समान लंबा क्षेत्र के अगर ट्रॉपिकल और 10 गुना से टेम्परेट अधिक। रीजन को कंपेयर करें 10 गुना से दोनों को 10 गुना अधिक संबंधी। सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय अमेजनी वर्षावन दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका। प्लांट्स की 40,000 से अधिक। रेप्टाइल्स की 378। बर्ड्स 1300। माँ एम्फीबियन और 427। दोनों एम्फीबियन दोनों की 427। और एकसेरू की 1.25 लाख से 1.25 लाख से अधिक। और अब उल्टी सीधी बात है क्योंकि कीटों की इतनी खोजदानी दानी से सारी क्या मतलब है? 2 लाख से अधिक कम। तो इन वर्षावनों में कम से कम 2 मिलियन कीट जाते ऐसे जो खोजदानी से तो ठीक है, देख लेंगे याद कर लेंगे। अच्छा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो विविधता की पाई जाती है, सुनना मेरी बात को। जितनी जो विविधता बताइए, जो विविधता क्या? विभिन्न जातियाँ यानी जाति कोई भी नई जाति बनती है, बताओ कैसे बनती है? स्पेसिएशन कैसे होता है बताइए? उद्विकास के दौरान होता नहीं होता। कोई भी जो जाति है जैसे किसी आवास में धीरे धीरे उनमें क्या होगा? आवास के प्रति अनुकूलन विकसित होते जाएंगे। बताओ धीरे धीरे क्या होगा? एक विभिन्न जब अनुकूलन विकसित हो जाएंगे तो एक नई जाति बन जाती नहीं? बोलो है। तो अनुकूलनों का परिणाम ही बताइए स्पेसिएशन है ना जाति उद्वासन। बात क्लियर है? और जितना स्थायी स्थिर वातावरण रहेगा उतना ही अच्छे से अनुकूलन विकसित होंगे नहीं होंगे। जितना परिवर्तनशील पर्यावरण रहेगा उसमें अनुकूलन विकसित होना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। बोलो आया ना? आ गई बात समझ में? ये कहानी क्लियर हुई नहीं? और क्या ये जातीय उद्वासन क्या एक झटके में हो जाता है क्या? विभिन्न अनुकूलनों का परिणाम है जो कि हजारों सालों से चले आ रहे हैं। तो ज्यादा जो विविधता कहाँ में मिलती है? उष्ण में, शीतोष्ण में। उष्ण में क्यों? क्योंकि उष्ण का पर्यावरण जो है वो संतुलित रहता है।
ठीक, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता और विभिन्न ऋतुओं में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, लगभग थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। बोलो हाँ यार। Yes, sir. इसलिए स्थिरता, खूब प्रकाश आ रहा है, खूब जल है, आगे बात है तो खूब पादप है, तो पादपों बात से जंतु भी खूब है। जबकि शीतोष्ण क्षेत्रों में क्या है, एकदम बर्फबारी हो जाती है, आदमी कहाँ Yes. स्पेसिएशन हो गया, कभी परिवर्तन हो जाता है, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, बादल फट जाते हैं। बोलो यार, हमारे हाथ नहीं पड़ता, हम तो सोचते हैं फटे हम पे बादल हैं, भगवान प्रार्थना करते हैं और बादल फाड़ देते हैं, आनंद आ जाए। ठीक है, तो एक बार आई तो थी अरे अभी आई थी दो पिछले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विविधता का कारण, मैंने आपको पहले दिन जो पढ़ाई थी वही बातें याद है। जाति उद्भवन स्पेसिएशन बताओ, समय का कार्य है या नहीं है? बहुत से स्टूडेंट मुझे डाउट भेजते हैं, सर जाति उद्भवन समय का कार्य क्या? अरे देखो, क्या एक बार में एक झटके में जाति बन गई? क्या समय तो लगा है ना? बोलो है ना? विभिन्न हजारों सालों के अनुकूलनों के परिणाम स्वरूप भी तो बताइए एक नई जाति विकसित होती है, जो एग्जिस्टिंग जाति है उससे बोलो यस और नो। तो समय के साथ ही तो विकसित हो रही है, आ गई बात है। और बताओ अनुकूलन जो है वो कब ज्यादा बढ़िया से विकसित होंगे, जब पर्यावरण बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करेगा। तो शीतोष्ण क्षेत्रों का अगर अतीत देखा जाए तो देखो वहाँ पे हिमनदन यानी ग्लेशियर होता रहता है, अधिकांश जाति हमारी जाति है, तो नई विकास होना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज आते हैं एकदम ड्रास्टिक चेंज। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बताइए लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत अबाधित, अबाधित का मतलब समझ गए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंज नहीं है, रहने के कारण जातियों के विकसित होने विविधता के लिए होता है, काफी समय मिला नहीं मिला। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बताइए भाई गर्म तापमान उच्च आर्द्रता वर्ष पर्यंत अनुकूल दशा है। दूसरा बताइए भाई अपेक्षाकृत कम मौसमी होते हैं नहीं होते हैं ये? अरे मौसमी का मतलब वो नहीं है नारंगी, मौसम अपेक्षा कम मौसमी यानी मौसम जो आ रहा है तो सर्दी गर्मी बरसात में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता टेम्परेचर में, अधिक स्थायी होते हैं। बताओ कोई ऋतु आ रही तो 2-5 महीने तो रहेगी और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंज है। और चेंज आ रहा, बताओ सर्दी कब खत्म हुई? सर्दी धीरे धीरे गर्मी बढ़ी और गर्मी बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, फिर एकदम महीने तो बारिश आ जाएगी, बारिश के बाद धीरे धीरे गर्मी का मौसम, सर्दी शुरू, मतलब एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है कि कल तो गर्मी थी रात बर्फ पड़ी। आ गई बात समझ में? और आपको पता है गर्मी चल रही तो अगला वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु के बाद फिर बाद में शरद ऋतु आएगी, है ना? और बड़े दिल से इंतजार है कि जल्दी वर्षा ऋतु आ जाए, ऋतु खत्म हो जाए, है नहीं? बहुत बराबर है। बात क्लियर हुई सबको? अच्छा, सर्दियों में लोग शादियाँ जो करते हैं वो और ज्यादा खतरनाक है भाई। सर्दी का मौसम रहते हैं, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मजबूरी में जाना और पड़ता है। चलो खैर, फीमेल्स को बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वो बड़े मेकअप फंक्शंस के जो कपड़े होते हैं बड़े वो भारी होते हैं, और गर्मी का माहौल अरे राम, और उसको पूरा मेंटेन और रखना है। यस मेकअप और रहता है। सर्दी का मौसम सबसे बढ़िया है, ये नींबू बढ़िया कुछ और तो लोग गर्म कपड़े पहने और बढ़िया नहीं, और गर्मियों में कभी कभी कोई शादी में जाओ खाने का मन नहीं करता सच में। और ये शादी होती है, क्या नाम है, जून जुलाई वाली, उनमें तो कीड़े वीड़े उमस आते ही रहते हैं। चलो टेंट टूट जाते हैं। तो समझ गए भाई। तो हमारे जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्यों ज्यादा जैव विविधता, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, पूर्वानुमान में होते हैं। आ गई बात समझ में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बताइए वर्ष भर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है नहीं होती? पूरे साल भर बताइए। और वहाँ पे तो बताओ बर्फ, बारिश के दिनों में वैसे ही बादल छाए रहेंगे, बताओ सौर ऊर्जा नहीं। सर्दी के दिनों में वैसे ही मामला खराब है, बोलो आया ना? तो मौसम बहुत बढ़िया लगता है, ये मौसम खराब है। चलो जी, तो वर्ष भर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, भूमध्य रेखा के निकट है तो बढ़िया सीधी रेखा आती है, सूरज जी तो बढ़िया गर्माहट पैदा करता है। स्पेसिफिक एरिया रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से सुन लीजिए, अरे कुछ भी नहीं है, सुनो। स्पेसिफिक एरिया रिलेशनशिप क्या है?
ये स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है वो जर्मनी के एक नेचुरलिस्ट और जो है भूगोल शास्त्री जी उन्होंने दिया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इन्होंने क्या करा, प्लीज साउथ अमेरिकन जंगल्स, दक्षिणी अमेरिका के जंगलों का अध्ययन किया। मेरी बात ध्यान से सुन लो पहले। जैसे सपोज करो इन्होंने 1 किलोमीटर क्षेत्र का अध्ययन करा, उसमें जो जैव विविधता मिली, फिर बाद में 2 किलोमीटर एरिया बढ़ा दिया उसका, बताओ जैव विविधता बड़ी होगी नहीं बड़ी होगी। फिर 3 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, फिर 4 किलोमीटर, जैव विविधता बढ़ रही है, लेकिन फिर अब जब ज्यादा क्षेत्र बढ़ाता जाएगा तो वही सेम रिपीट होंगी नहीं होंगी, बोलो है बोलो। यस सर। तो अगर एरिया बढ़ रहा और देखो जातीय विविधता स्पीसीज जो है, तो बताओ जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा जातीय विविधता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? एक टाइम के बाद बताइए भाई क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। और जो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है वो लॉग स्केल पे बताइए स्ट्रेट लाइन होता नहीं है। अरे y इक्वल टू mx प्लस सी, तो s इक्वल टू सी ए पावर जेड, आ गई बात। और वही लॉग स्केल पे यानी y इक्वल टू mx प्लस सी देखें तो log s प्लस log c प्लस z log a, ये फॉर्मूला याद होगा, बोलो आया ना। यस सर। तो स्पेसिफिक रिलेशनशिप किसने दिया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, प्रकृति विज्ञानी नेचुरलिस्ट और भूगोल शास्त्री। ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो आया ना। दक्षिणी अमेरिका जंगल, ठीक क्लियर है क्या? तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे प्लीज जैसे जैसे बताइए क्षेत्र बढ़ेगा, अनवेंशन समझ गए, अध्ययन करने वाला, ठीक है। तो वैसे वैसे बताइए जाति विविधता बढ़ती रहती। खोज करते हुए पाया कि किसी क्षेत्र में जाति विविधता कुछ सीमा तक अन्वेषण बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, क्या बेकार की बात लिख रहा है। जाति समृद्धता व क्षेत्र के बीच के संबंध बताइए, आयताकार परवलयी, सीधी सी बात है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और बताइए भाई लघु गुणक पैमाने पर बताइए सीधा होगा नहीं होगा, लॉग स्केल, आ गई बात समझ में? तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा, s इक्वल टू सी पावर जेड और log s इक्वल टू log c प्लस जेड log, ये ध्यान रहेगा भाई। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, क्लियर है सबको? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मनी का प्रकृतिविद और भूगोल शास्त्री, स्पेसिफिक रिलेशनशिप दिया। जैसे जैसे बताइए क्षेत्र बढ़ता जाएगा, भूगोल जैव विविधता बढ़ती जाती है, लेकिन एक सीमा के पश्चात फिर नहीं बढ़ती। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और लॉग स्केल पे बताइए क्या होगा, सीधे फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू सी पावर जेड और लॉग स्केल पे तो देखो s इक्वल टू सी पावर जेड, और ये s क्या है भाई, स्पीसीज रिचनेस, a एरिया क्षेत्रफल, z रेखीय ढाल यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट, गुणांक रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और जो c है वो बताइए y एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट है या नहीं है। देखो भाई ध्यान से सुनना, जैव विविधता, जैव विविधता जितनी ज्यादा बढ़ेगी रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, z का मान भी उतना ही। और बताइए जो स्लोप है यानी ग्राफ का जो तिरछापन है, स्लोप है, वो भी क्या होगा, ढलान उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। जितना ज्यादा जैव विविधता बढ़ेगी बताइए उसके उतना ही पास आएगा नहीं आएगा, तो बताओ ढलान उतना ही सीधा होता जाएगा नहीं होता जाएगा? यस सर। अंग्रेजी बोल बोल यस सर। ये स्टिफनेस उतना ही बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बोलो आया ना। यस सर। क्लियर है सबका? तो जैव विविधता जितनी ज्यादा बढ़ेगी जेड का मान उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ठीक। और जितना ज्यादा जेड का मान बढ़ेगा बताइए ग्राफ का जो स्लोप ढलान उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ भी शिफ्ट होता जाएगा नहीं होता जाएगा, बोलो। अच्छा जेड का मान
ये सब इम्पोर्टेंट है, कोई हल्के में मत लेना, क्योंकि आगे लिखी हुई है तो मैं समराइज कर रहा हूँ। जेड का मान छोटे क्षेत्र के लिए जीरो पॉइंट 1 से 0.2, ठीक है बेटा। बड़े क्षेत्र के लिए 0.6 से 1.2 आगे बात समझे। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फल भक्षी पक्षी व स्तनियों के लिए फ्रूट ईटिंग बर्ड फल भक्षी पक्षी व स्तनियों के लिए 1.15, ठीक है भाई, क्लियर है सबको। जब विविधता जितना बढ़ेगी जेड1 उतना ही बढ़ेगा, ग्राफ की स्टीपनेस यानी स्लोप जो है उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। जेड का मान छोटे क्षेत्रों के लिए 0.1 से 0.1 to 0.2 है, बड़े क्षेत्रों में 0.6 से 1.2, और फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन 1.15। ठीक, एक बार पढ़िए, ये पूरी कहानी पढ़ना एक बार, जो मैंने समराइज कर दिया है। प्लीज बातें नहीं, केवल पढ़ना है। हो गया, यही है क्या कहानी पूरी है? अच्छा, कोई भी परितंत्र बताओ, जाति विविधता का क्या महत्व? अरे भैया सीधी सी बात है, देखो सुन लो मेरी बात। जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी बताइए, उतना ही ज्यादा जटिल खाद्य जाल होगा नहीं होगा, उतना ही ज्यादा निके होंगे नहीं होंगे, यानी हर जाति के अपने अपने विशिष्ट कार्य होंगे नहीं होंगे, और जितना ज्यादा निके होंगे यानी विशिष्ट कार्य होंगे, उस परितंत्र का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा नहीं होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा बताइए जीवन से संबंधित कार्य होंगे नहीं होंगे। यस सर, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा जैव विविधता होगी उतना ही ज्यादा नीचे होगा, उतना ही ज्यादा बताइए परितंत्र का स्थायित्व होगा नहीं होगा। बोलो आएगा, जितनी ज्यादा जैव विविधता उतना ही ज्यादा परितंत्र की स्थायित्व का। बात क्लियर है सबको? न समझ में? अब दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो जंगल है, ठीक, रणथंभौर का जंगल है, और सपोज करो अपने है ना सरसों के खेत है, ठीक है। सपोज करो 100 बीघा में, जितना रणथंभौर का जंगल है ना उतने ही बीघा में सपोज करो सरसों का रकबा है, ठीक है। तो ये बरसा वो है ना, जो क्या हुआ, सर्दी पड़ी, पाला पड़ गया, पाला पड़ने पर बताओ जंगल खत्म हुआ या सरसों खेत खत्म? जंगल पर तो फर्क नहीं पड़ा। नहीं सर। और थोड़ा बहुत अगर जंगल में कुछ पेड़ के पत्ते खत्म भी हो गए तो क्या जंगल पूरा खत्म थोड़ी हो गया, वापस रिवाइव कर लेगा नहीं कर लेगा? यस सर। आगे बात, सरसों खेत रिवाइव नहीं कर पाएगा, दोबारा जुताई करनी पड़ेगी, फिर दोबारा Yes, sir. पड़ेगा, बिछवाना। बोलो आया ना? यस सर। तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी बताइए, लोड आया, प्रेशर आया तो उस प्रेशर को झेल गया नहीं झेल गया? और जितनी कम जैव विविधता भी होता है, प्रेशर आते ही तुरंत ही खत्म हो गया नहीं हो गया? यस सर। तो प्रेशर आया, सीकर कुछ पत्ते वगैरह खराब हुए, लेकिन वापस रिकवर कर गया नहीं कर गया? यस तो सर। जैसे इलास्टिक होता है नहीं होता है,
तो इलास्टिक को अपन जितना जोर लगाए खींचेंगे उतना फोर्स लगाएंगे, उसकी शेप चेंज हो रही है नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाए वापस अपने नॉर्मल शेप में आ गया नहीं आ गया। तो जितनी ज्यादा इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिलियंस, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? रिजिलियंस। तो बताइए रिजिलियंस वाला गुण किसमें ज्यादा होगा? जहाँ जैव विविधता ज्यादा होगी वहां पे, जो जैव विविधता कम होगी वहां पे। क्योंकि रेजिलियंस का मतलब क्या है कि जब दाब लगी तो थोड़ा परिवर्तन तो आया, लेकिन दाब लगने के बाद बताइए दोबारा से अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया नहीं आ गया? बोलो। यस सर। तो किसी भी समुदाय में जाती हुई संख्या बताइए परितंत्र की कार्यशीलता के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है या नहीं है? तो परितंत्र की क्रियाशीलता के लिए बताइए क्या महत्वपूर्ण है? जातीय विविधता महत्वपूर्ण है या नहीं है? सर तो जैव समृद्ध परितंत्रों में बताइए स्थायित्व तो अधिक होगी नहीं होगी? उत्पादकता, लचीलेपन को पता है क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। रेजिलियंस। एलियन। रेजिलियंस, ठीक है, क्लियर है भाई? तो रेजिलियंस क्या होता है लिख लो भाई। दाब लगने पर परिवर्तन, दाब का मतलब समझ गए? फोर्स। दाब लगने पर, दाब या उसके आगे लिख लो बल, बल या दाब लगने के पर परिवर्तन, किंतु हटने पर पुनः वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति, किंतु हटने पर पुनः वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति। बल या दाब लगने पर परिवर्तन, किंतु हटने पर पुनः वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति। आगे बात समझ में? जैसे जैसे इलास्टिक, जैसे इलास्टिक। आगे बात समझ में? तो इलास्टिक पर दाब लगाएंगे तो बताओ क्या होगा? परिवर्तन होगा, तुरंत हटाएंगे तो बताइए दोबारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बात क्लियर नहीं सबको? तो स्थिरता, अब ध्यान से सुनिए। स्थिरता, एक डेविड टिलमैन, कुछ भी नहीं है भैया, सीधी सी बात है। देखो स्पेसिफिक रिलेशनशिप किसने दिया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, जर्मनी प्राकृतिक और भूगोल शास्त्री। साउथ अमेरिकन जंगल्स एस इक्वल टू सी पावर जेड, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी जेड लॉग है। जेड वैल्यू जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और 0.1 to 0.2 छोटे सतोलिये, बड़े सतोलिये 0.61.2, और फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन 1.1। जितना ज़्यादा जैव विविधता होगी जेड वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आ रही? स्टिफनेस ऑफ की उतनी ज़्यादा होगी। यानी ढलान। देखो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट जो दिया वो किसने दिया? डेविड टिलमैन। तो भूखंडों पर परितंत्र संबंधी दीर्घकालीन प्रयोग। तो दीर्घकालीन प्रयोग क्या है मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, बात क्लियर है सबको? तो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किसने दिया? आपसे सीधे डेविड सी बात टिलमैन। पूछा, डेविड टिलमैन ने। पता है इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई मेरे पास दो प्लॉट थे, दो प्लॉट लिए, एक छोटा प्लॉट था एक बड़ा प्लॉट। मैंने दोनों में गार्डन लगाया। बड़े प्लॉट में बताइए क्या होगा? पेड़ ज्यादा लगे, जैव विविधता भी ज्यादा थी। छोटे प्लॉट में पेड़ लगाए, कम पेड़ लगे तो बताओ जैव विविधता भी कम थी नहीं। बताइए स्थिरता किसमें ज्यादा थी? बड़े गार्डन में ज्यादा थी, छोटे गार्डन में कम थी। और उत्पादकता बड़े गार्डन में ज्यादा थी, छोटे में कम थी। यही कहानी, सीधी सी बात है। अब आप क्लियर है सबको? ये तो हर कोई जानता, सीधी सी बात ध्यान रखो। बताइए लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किसने किया? डेविड टिलमैन। कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? आ गई बात समझ में? शुक्रवार को थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना। अगर मैं क्लास क्रिएट करूं तो ठीक है, मैं एक बार फिजिक्स वाले सर से बात कर लूँगा यार, आप बाद में ले लेना, मेरा मर्ज हो जाए अगर हो सका तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? कल भी आप लोगों की दोनों क्लास है तो वो संभव है नहीं। RM 18 की दोनों क्लास है ना? RM 18 की दोनों क्लास, C4 और P4। मैं 18 की बोल रहा हूँ, मैं 8 की नहीं बोल रहा हूँ। आ गई बात? तो वो भी असंभव सा है, लेकिन शुक्रवार को जरूर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किसने दिया भाई? डेविड टिलमैन ने। बात क्लियर है सबको? अच्छा, परितंत्र स्वास्थ्य। परितंत्र स्वास्थ्य क्या? सुन लो भाई।
सपोज करो कोई जंगल है, जंगल में सपोज करो बहुत सारे पेड़ों की जातियां हैं, बहुत सारे कीटों की जातियां हैं, कीटों में चींटी वगैरह सब आ गई। सपोज करो पेड़ों की जातियां, कीटों की जातियां, हर्बीवोर्स की संख्या खूब है, कार्निवोर्स भी खूब है, लेकिन लायन या टाइगर जो है वो एक ही है। ठीक है, क्लियर? हम एक बात ध्यान से सुनना, सपोज करो जंगल में से कोई एक घास की प्रजाति खत्म हो जाए, केवल एक घास की, मैं संपूर्ण घास के बारे में, तो एक तो वो बात है भाई एक घास की प्रजाति खत्म, सपोज करो एक पादप जाति खत्म हो जाए, बाकी सब जाति खत्म हुई है, केवल एक पादप जाति, और सपोज जंगल में से एक टाइगर की जाति खत्म हो गई, बताओ सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव किसका पड़ेगा? टाइगर या लायन की जाति खत्म होने से बताइए गड़बड़ हो जाएगी नहीं? क्योंकि टाइगर या लायन खत्म हो गए तो बताओ जो शाकाहारी है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत ज्यादा पेड़ों को खाएंगे और धीरे धीरे बताइए क्या होगा, पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। यस सर। आगे बात, तो यही आगे समझाया गया है परितंत्र स्वास्थ्य रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस जो है पॉल एरलिख ने दी भाई। तो रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस किसने दी है? पॉल एरलिख। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस किसने दी भाई? पॉल एरलिख। बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। इस तो देखो भाई इन्होंने क्या करा, सीधा सा यहाँ पे सरमाइज कर लो, एयर परितंत्र को तो एयरप्लेन से कंपेयर किया। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। अब इन्होंने कहा जो रिवेट होते हैं ना, कीलक, कीलक का मतलब पेच, पेच होते नहीं होते हैं, तो जैसे सपोज करो कोई है ना जो एरोप्लेन में सीटों पे जो पेच लग रहे हैं उनके बुल्ट खोल दे, कोई ऊपर लाइट लग रही है उसके, जैसे अपन रोडवेज बस में करते हैं नहीं करते हैं रोडवेज बस में कोई है ना जो सीट का फॉर्म निकाल देता है, कोई है ना जो कुछ भी नहीं तो फिर वो जो प्लाई बचाते, प्लाई में भी है ना जो पैर का जोर लगा लगा के तोड़ दी, है ना, या उसके कुछ है ना जो कवर है उनको फाड़ते रहते हैं लोग आगे ना, ऐसा करते रहते हैं, पेन ऐसे कर करके ऐसे कुछ भी करते रहेंगे, फिर कोई दूसरा आएगा वो कुछ और कार्यवाही करेगा तो ऐसे बढ़ती जाती है समस्या है। लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन अगर सपोज करो टायर के पेचों को खोल दिया जाए तो मामला खराब हो जाएगा, फिर बस नहीं चलेगी। और तो सब चल रही है, लोग वहाँ है ना जो सीट की जगह वो प्लाई है उसी में धस से कूदते जा रहे हैं, लेकिन चलो लेकिन अगर टायरों के पेच खोल दिए तो मामला खराब हो जाएगा। यस। स्टेरिंग के पेच खोल दिया है तो कोई मामला गड़बड़ हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो बस एक परितंत्र, बस में सपोज टायर बताइए की जाती है या नहीं है, लेकिन सीटों के फॉर्म ऑफ सीट के पेचेस बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वही बात है, बताओ रिवेट्स जो है यानी पेचों को जातियों से। अब अगर जो एयरप्लेन के पंख है उसके पेचों को खोल दिया जाए तो एयरप्लेन चल पाएगा कि नहीं? अंदर का ठीक है, सीटों वीटों के पेच खोल दिए, ढीले कर दिए, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं आ रही। बात क्लियर हो गई सबको? तो कल्पना करिए साहब, रिवेट पर आई पॉल एरलिख ने दी। तो स्पेन एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर von Humboldt, जर्मन प्राकृतिक और भूगोल शास्त्री, साउथ अमेरिकन जंगल, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपर्ट डेविड टिलमैन, रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस और एक बार एरलिख। पढ़ के देखना, इसको जल्दी से रीडिंग लगाओ, बहुत देर हो गई तुझे, यहाँ से लेके आता है रीडिंग लगाओ। एक मिनट। अच्छा
थप्पड़ दो सर इसमें। हो गया ना? हाँ सर। हो गया? क्या समझ में आया? बैठ गया ना? मतलब मुद्दे की बातें ये है, ये जो हाईलाइट करवा देंगे वो पढ़ लेना, ठीक है? जैव विविधता की क्षति। तो देखो भाई, जैव विविधता की क्षति ये इम्पोर्टेंट, इसके सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जैव विविधता की क्षति मैं आपसे एक बार बता दूं। अच्छा मुझे एक बार बताओ, देखो मैं आपको पहले सही डेटा बता देता हूँ। आप अगर वो पढ़े हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो एनसीईआरटी के डेटा पढ़े। पृथ्वी का जो निर्माण हुआ वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। प्रथम यूकेरियोटिक जो कोशिका आई वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो आई है, और प्रथम जो कोशिका आई वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो आई। तो यानी जीवन की उत्पत्ति बताइए 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हो गई कि नहीं हो गई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यही है ना डेटा? चलो फिर तो जब से यानी 3 बिलियन से ज़्यादा, यहाँ पे एक बात लिखिए 3 बिलियन से ज़्यादा, तो 3 बिलियन से ज़्यादा समय यानी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका आ गई थी। जो यूकेरियोटिक जो कोशिका आई है 1.5 बिलियन ईयर्स अगो आई है, और पृथ्वी जो बनी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी है, ऐसा अंदाज लगाया जाता है, ठीक है? तो अगर हम देखें तो जब से लेके जाति उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं है कोई भी जो जाति आई है वो निश्चित हो गई है। कुछ जातियां जो है समय के साथ साथ क्या हुई है, खत्म हुई है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण जो है प्रतिकूल होता गया और वो धीरे धीरे खत्म हो गया। ये प्राकृतिक रूप से चलता है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो विलोपन होता है जातियों का वो बहुत स्लो रेट से होता है। आगे बात दूसरा, जब से लेके जातियां उत्पन्न हुई है तब से लेके बृहद स्तर पर भी विलोपन हुए, यानी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक लेवल पे, जैसे डायनासोर्स वगैरह जो खत्म हुए। तो अब कोई अलग अलग थ्योरी देते हैं, कोई कहते हैं उनका पिंड गिरा, कोई क्या कहता है। सीधी सी बात है, आवाज़ प्रतिकूल हो गई, उसकी वजह से हुआ। तो 5 मास एक्सटिंक्शंस हुए, यानी बृहद विलोपन के जो एपिसोड्स हैं, 5 एपिसोड्स या एपिसोड मतलब दौर, तो 5 बृहद विलोपन के दौर आए जब से पृथ्वी पर जातियां हुई। छठा जो दौर आएगा वो मानव के कारण आएगा, क्योंकि मानवीय गतिविधियों के कारण जो विलोपन हो रहा है वो 100 से 1000 गुना रेट से ज्यादा हो रहा है। आने वाले अगर हम देखेंगे 100-200 सालों में तो 50% से अधिक जैव विविधता खत्म हो जाएगी, अगर इसी दर पर चलता रहा तो। क्लियर है क्या? तो ऐसा नहीं है कि विलोपन नहीं होता, होता है, प्राकृतिक भी होता है, लेकिन वो धीमी दर से होता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, जबकि इसमें संदेह क्या है कि जाति उद्भवन होना समझिए। इसमें पृथ्वी की जातियों में कुछ नई जातियां सम्मिलित होती है भाई, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी निरंतर हानि भी होती है। हमारे ग्रह पर जैव संपदा में तेजी से हानि हो रही है। किसी जाति के पूर्ण रूप से गायब होने, विलुप्त होने पर बताइए उसका अनुवांशिक पदार्थ भी खत्म हो रहा नहीं हो रहा? सही बात है, क्योंकि सही बात है, कोई जाति अगर खत्म हो रही है तो क्या हो रहा है, उसका अनुवांशिक पदार्थ खत्म हो रहा है। तो किसी जाति के पूर्ण रूप से गायब विलुप्त होने पर बताओ उसमें निहित अनुवांशिक पदार्थ की जानकारी भी सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। प्राकृतिक विलोपन यानी पर्यावरणीय दशाओं के कारण विलोपन। बात क्लियर है भाई सबको? तो पर्यावरणीय दिशाओं में परिवर्तन साथ कुछ जातियां अदृश्य हो जाती है, कुछ दूसरी जातियां जन्म लेती है। जो परिवर्तित दशाओं की प्रतिक्रिया होती है, अनुकूलित होती है। भौगोलिक इतिहास में बताओ भाई, बहुत ही धीमी दर से होता है, नहीं होता? बहुत ही धीमी गति से होता है, ये बोलो आया ना? बृहद विलोपन या मास एक्सटिंक्शन, जब से जाति उत्पन्न हुई है पृथ्वी पर बड़ी संख्या में जातियों को नष्ट हो जाने से। ठीक है, क्लियर है क्या? प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत बृहद स्तर पर अगर क्या हो रही है, जातियां नष्ट हो रही है, तो उसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन या बृहद विलोपन। ठीक है, क्लियर? तो देखो, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में विविधीकरण, यानी विविधीकरण का मतलब उत्पत्ति हुई और उससे लेकर अब तक जो विभिन्न जातियां बनी है, से लेकर लंबी अवधि यानी 3 बिलियन ईयर्स
समझ गए ना, यानी जीवन की उत्पत्ति हुई 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई कि नहीं हुई थी, बोलो आया ना। तो सबसे लेके आप जातियों बृहद विलोपन के प्रमुख 5 दौर हुए हैं, बात क्लियर है सबको। तो जब से जीवन उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, तब से लेके अब तक कितने बृहद विलोपन हो चुके भैया? 5 बृहद विलोपन, यानी 5 मास एक्सटिंक्शन एपिसोड्स हो चुके हैं। मानव जनित विलोपन यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, मानवीय गतिविधियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण जातियां जो विलुप्त हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो देखिए जैसे आवासीय क्षति जो हम जंगल वगैरह काट रहे हैं, ठीक है, क्लियर है क्या? रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे जंगलों की कटाई कर रहे हैं फर्नीचर वगैरह की लकड़ियों के लिए, खुद के अन्य कार्यों के लिए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम खेती अपने खेतों को बढ़ाने के चक्कर में क्या करते हैं, हमारे खेत के आसपास अगर जंगल है तो उसको जंगल को हम काट दे रहे हैं, ठीक है, नड़े वगैरह जो है उनको हम प्लेन करवा दे रहे हैं कि भाई हमारे खेती की जगह बढ़ जाए, ठीक, वही लालच। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है बताइए, धीरे धीरे अब सब कोई अगर ऐसा करता जा रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये सब जो विविधता खत्म होगी नहीं है। कोई कह रहा भाई चलो मेरा खेत शहर के पास आ गया तो मैं खेत को बेच दूँ महंगा, बिल्डर्स खरीद ले रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, ये सब हकीकत में सारी समस्याओं जो है पॉपुलेशन अगर कम होगी किसी भी कंट्री की तो वहाँ पे कंट्री की नहीं पूरे वर्ल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब वही है, बताओ हमारी कंट्री का अलग रूल, अब कंट्री में भी अलग अलग स्टेशन में अलग अलग कहानी दोहरा रहे हैं, तो सब है ना, पेट्रोल डीजल का भाव देखो सब अलग अलग है, सब अपनी अपनी कहानी दोहरा रहे हैं, नहीं मैं तो ये करूँगा, मैं तो ये करूँगा। अब जिस देश स्टेट की पब्लिक को जो विचारधारा वाली पार्टियाँ पसंद है वो वैसा ही कर रहे हैं, है नहीं? फिर वो एक बार आ जाए कैसे भी करके, फिर वो अपने हिसाब से करते हैं, फ्री 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 सब पागल बना दे। फ्री वाले बहुत है लेने वाले, चार सोचते हैं यहाँ फ्री की मिलेगी तो देखी जाएगी, कैसे करें फ्री का आता है बातों को, समझ रहे हो ना बातों को? मतलब चीज़ें क्या हो रही है, सब अपने अपनी विचारधाराओं पे चल रहे हैं। अंततः अथवा ये देखो कि फाइनली क्या होना है, क्या ये एक सही तरीका है क्या? तो वही है, अगर हम देखा जाए तो बताइए भैया, जो हम लालच में जो आ रहे हैं, और लालच में आना ही किसी भी जैव समुदाय के लिए बहुत खतरनाक होता है। और मानव ने अत्यधिक अति कर रखी है, हर स्तर पर देख लीजिए आप, कोई भी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से नहीं निभा रहा। तो आवासीय क्षति, अति दोहन, शिकार, प्रदूषण वगैरह। तो अब ध्यान से सुनिएगा भाई, जो ये प्रशांत महाद्वीप है, जैसे पहले वहाँ पे कोई भी नहीं था, लोग नहीं रहे, धीरे धीरे वहाँ पे जाके बसने लगे तो क्या करने लगे, जंगलों काट दिया, होटल्स वगैरह बना दिए, लोग वहाँ सैलानी जाने लगे, कचरा प्लास्टिक वगैरह जाने लगा, धीरे धीरे बड़ी समस्या हो गई नहीं होगी। अपने यहाँ पे बताओ, खूब हिमाचल उत्तराखंड वगैरह इनमें सैलानी जाते हैं, क्या करते हैं, कोई ये थोड़ी कि वो सैलानी जा रहे हैं तो जाके घूम के आ गए, प्लास्टिक वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, और उनको अब कहाँ खपाया जा रहा है, वहीं खप रहे हैं वो। बताओ क्या हो रहा है, फाइनली जो है पूरे प्रदूषित हो रहे हैं आगे बात है। तो मनुष्यों द्वारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेशीकरण मतलब समझ गए, कॉलोनाइजेशन की वजह से मूल पक्षियों की 2000 से ज़्यादा जातियाँ नष्ट हो गई, विलुप्त हो गई। क्यों भाई? क्योंकि पेड़ पौधे ही खत्म हो गए, जंगल काट दिए, नहीं काट दिए गए। तो मानव के उपनिवेशीकरण के कारण प्रशांत महाद्वीप पर कितनी हुई? 2000 से अधिक। बात क्लियर है सबको? 2000 से अधिक मूल पक्षी जातियाँ विलुप्त हो गई। IUCN जो है वो क्या करता है बेटा, हर साल एक पेपर पब्लिश करता है, एक लिस्ट पब्लिश करता है जिसमें किन किन जातियों को कितना कितना खतरा है, ठीक क्लियर है, कौन सी विलुप्त हो गई। तो साल देता है, तो देखो भाई IUCN अब तो 2004 रेड लिस्ट, रेड डेटा, लाल सूची का मतलब है रेड लिस्ट भी बोल देते हैं, रेड डेटा बुक भी बोल देते हैं, ठीक। तो 2004 के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियाँ विलुप्त हुई है। तो जैसे 786 होता है ना नंबर, तो उससे आप समझ लो भाई, उस हिसाब से याद करें पड़े 500 वर्षों में 786 में 2 ही कम है ना, इस तरीके से याद कर सकते हो 784। आगे बात समझिए। और उसमें से 338 जो है वर्टिब्रेट्स की, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स। पिछले 500 वर्षों में कितनी जातियाँ विलुप्त हुई है भैया? 787। उसमें 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स। दूसरा कुछ नाम जैसे डोडो मॉरिशस, क्वेगा अफ्रीका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सिकाऊ रशिया, और
टाइगर की 3 उपजातियां, अभी पिछले साल क्वेश्चन आया, उससे पिछले साल, बाली, जावा, कैस्पियन। बात क्लियर है सबको? यस और नो? दोनों कहाँ की भाई? मॉरिशस की। मॉरिशस। क्वेगा अफ्रीका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सिकाऊ रशिया। गाय, और गाय वो नहीं है, नाम है, क्योंकि संरचना मिलती है। आपको पता है जितने जलीय क्रिएचर है और स्थलीय क्रिएचर है वो आपस में शेप चेंज करते हैं, लेकिन वो यही है जलीय आवास में रहे तो वो क्या हो गए, वहां के अनुसार हो गए उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है स्थल वालों, लेकिन संरचना मिलती है। सी लायन वगैरह, गाय वगैरह, ये सब की सकड़े वगैरह मिलते जुलते एनिमल्स हैं। आगे बात समझिए। और बाघ की 3 उपजातियां, बाली, जावा, कैस्पियन। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हुई है। बात क्लियर सबको? तो मानव उपनिवेशीकरण कारण प्रशांत महाद्वीप पर तो भाई 2000 से अधिक पक्षियों की जातियां विलुप्त होगी। IUCN 2004 रिपोर्ट के अनुसार लास्ट 500 ईयर्स में 784 359 जो है 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट और 87 प्लांट्स। दोनों जो है मॉरिशस, अफ्रीका, इक्वेगा जो है अफ्रीका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सिकाऊ रशिया, और टाइगर की 3 उपजातियां, 3 सब बाली, जावा, कैस्पियन लास्ट 20 ईयर्स में। ठीक। दूसरा, जाति वर्गकों में विलोपन यादृच्छिक नहीं है। अब इस लाइन को वो क्या, मैं जल्दबाजी में बोल दी थी वहाँ पे, जाति वर्गकों में विलोपन यादृच्छिक नहीं है। जैसे वर्गक पैंथेरा वर्गक है, बताओ वहाँ पे सबको समान खतरा है या नहीं है? टाइगर, लायन, चीता वगैरह सबको बताइए, पैंथर वगैरह सबको समान खतरा है या नहीं है? तो पूरा वर्गक ही खतरा फील कर रहा नहीं कर रहा, ये नहीं है कि केवल टाइगर को ही खतरा है, लायन सबको समान खतरा है नहीं है? बताओ सबके संरक्षण की कवायद हो रही है नहीं हो रही? सबको संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। बात के लिए तो अगर सपोज करो कोई किसी वर्गक से संबंधित कोई जीव है, तो अगर उस पर खतरा हो रहा है तो उस वर्गक के अन्य जीवों पर भी समान खतरा है, क्योंकि लालची इंसान जो देखेगा कि अच्छा भाई इसके हड्डियों से फायदा हो रहा तो मतलब इससे मिलता जुलता ही जानवर, इसके हड्डियों में फायदा आया है। बात क्लियर सबको? पैसन के लिए सब अपने घरों में टाइगर की खाल चिपकाना चाहते हैं, है ना? जो जितना ज्यादा पैसे वाला है तो ज्यादा मेरे घर में टाइगर की खाल चिपकाऊंगा, क्या होगा उससे? नहीं होगा ना कुछ, और उस जानवर को जिंदा देख लेना तो दिक्कत आ रही है। आगे बात कौन जाता है सागवान का बगीचा लगे, सागवान आएगा कहाँ से? पेड़ कट के आएगा, तूने लगाया ना सागवान, पहले घर में लगा सागवान, अगर तुझे इतनी इच्छा है फिर बनाना फर्नीचर। प्रकृति क्यों बर्बाद कर रहा है? फर्नीचर बना, लेकिन नहीं, मुझे तो दुनिया देख रहा है मेरा मकान। अरे यार क्या देखेगी तू? पता चले 100 साल बाद भी तू जिंदा नहीं रहा, फिर कौन देखेगा? तो ये शोबाजी के चक्कर में हम बर्बाद हो रहे हैं। ये बात है नहीं, और हर कोई शोबाजी करना चाहता है, सब चाहते हैं मेरे घर पर आया तो मेरा स्टेटस देकर, काय का स्टेटस यार, कुछ भी नहीं ले गया, बढ़िया अपना तरीके से जीवन जी, प्रकृति को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन हर कोई इस प्रकृति को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो जाति वर्गकों में विलोपन यादृच्छिक नहीं होता, रैंडम नहीं होता, सबको समान खतरा होता है भाई। जैसे अब मैं आपसे बात करूं उभयचरों की, बताइए कहाँ जीव विरता ज्यादा है? पश्चिमी घाट, प्रथम बात, वाह। एम्फीबियन डाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट, वाह, WA, ठीक है, क्लियर है क्या? वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियन डाइवर्सिटी, लेकिन आप हिंदी में था इसलिए मैंने उस टाइप को बोला नहीं। तो उभयचरों में जैसे विलोपन जो है सबसे अधिक हो रहा है। आपसे पूछे निम्न में से सर्वाधिक विलोपन किसमें हो रहा है भाई? उभयचर। अगर देखें तो वर्तमान में विश्व स्तर पर 15,500 जातियों के समक्ष विलुप्त होने का संकट है। वर्तमान में पूरे विश्व में 15,500 जातियां ऐसी है जो विलुप्ति का सामना कर रही है। आ गई बात समझ में? तो 15,500 जातियां जो है विलुप्ति का सामना करें, उसमें से पक्षियों की जो है 12%, 15,500 में जो है उनमें 12% कौन है? स्तनी जो है 23%, अनावर्त बीजी वही जिम्नोस्पर्म में जो साइकस वगैरह बताओ है नहीं है 31, और उभयचर जो है वो 32। तो बताओ सर्वाधिक जो विलुप्ति का सामना कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? उभयचर। क्यों? क्योंकि जलीय आवास खत्म होते जा रहे हैं भाई। आ गई बात समझ में? जलीय आवास खत्म हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी में जो अपन ये फर्टिलाइजर वगैरह ले रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं,
अनुक्रमण करवा रहे हैं, एजिंग करवा रहे हैं, यूट्रोफिकेशन। आगे बात समझिए। चलो, तो वर्तमान स्तर में विश्व में 15,500 जाति है और सबसे ज्यादा जो है अगर देखा जाए तो पक्षी 12%, स्तनी जो है 23, जिम्नोस्पर्म 31 और जो है आपके एम्फीबियंस 32%। मानव जनित विलोपन प्रजातियों छठे विलोपन का व्यापक विलोपन का कारण होगा। यस और नो। दूसरा, प्राकृतिक विलोपन की दर बताइए, तुलना बताइए कितना, 100 से 1000 गुना। दूसरा, इकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, चेतावनी देते हैं, अगर यदि वर्तमान दर जारी रही तो अगले 100 वर्षों में पृथ्वी की आधी से ज्यादा जो है वो क्या हो जाएगी, आधी प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बात क्लियर। जैव विविधता के क्षति के परिणाम आप देख सकते हो, ये क्या से